अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, खुश आमदीद। हमारे चैनल पे आपका वेलकम है। हमने अभी देखा, हमने पीडीएफ का 84% हिस्सा पार कर लिया और जस्ट अब थोड़ा सा रहता है। ये लास्ट पार्ट होगा इंशाल्लाह। हम नहीं थकेंगे। ओके, तेरी सितमगिरी बाय अभी हाल ही पार्ट 10 यानी कि लास्ट पार्ट होगा ये। इसके बाद देखते हैं हमें कौन सा नावल करना है। वैसे तो हम सोच रहे थे मैं तेरा सरमाया हूँ पढ़ लें, लेकिन फिर भी आपसे पूछेंगे, ठीक है। दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो बना रहे थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हमने कहा था कि हम एक दिन बाद ही वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आपको ये वीडियो आज 28 है तो 29 को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो एक दिन बाद ही मिल जाएगी। देखिएगा पिछले वीडियो पर एक दिन लिखा होगा। ओके, नावल स्टार्ट लेते हैं। हसनाल चैनल वालों की तरफ से आज जल्दी आया था। वो बाइक से उतरा और सबसे पहले एक मेडिकल स्टोर पर गया था जो एक बहुत बड़ा था। इसे लगा कि वो शैम्पू इसे आराम से मिल जाएगा। प्योर सरसों का तेल भी लेना था। अपने बुरे बालों वाली बिल्ली के बालों की इसे बहुत टेंशन थी। ब्यूटी कंसल्टेंट के चक्कर लगा चुका था। इसने कुछ चीज़ें लिख कर दी थी। 3 मंथ का कोर्स था जो कि इसने अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाना था। इसने साथ में कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी खरीदी थी। वह पीछे कन्फ्यूज सा खड़ा था। सर, नाउ यू हेल्प मी। सेल्समैन गर्ल्स भी लिखा है, सेल्समैन भी लिखा है। ये क्या चक्कर है। इसकी नज़रों को देखते जल्दी से प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़ी थी। ये कुछ चीज़ें हैं मैम, छोटी सी बैच लिस्ट इसने सेल्स गर्ल्स आई थिंक को थमाई थी। तकरीबन 10 मिनट में चीज़ें लेता वो घर के लिए निकला था। वो घर आया तो वो पूरे खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ रही थी। वो इसे देखता इसके इंतज़ार में वही बैठा रहा था। ये कुछ चीज़ें हैं आपके लिए। हसनाल जल्दी से उठा और इसे सहारा दिया था। इसे उठने में मसला हो रहा था। ये क्या है। वो जो नमाज़ पढ़कर उठी तो हैरत से इसे देखने लगी, जिसके हाथ में कॉस्मेटिक की चीज़ें लगी थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो इसके लिए फुल गाउन टाइप फ्रॉक और हिजाब लेकर आया था, और आज फिर क्या लेकर आया था। वह हैरत में मुब्तला हुई थी। इधर तो बैठे ना यार, ज़्यादा सवालों जवाब मत किया करें मुझसे। वो इसे हाथ से थामता हुआ लिए ड्रेसिंग के सामने बैठे हैं बिठाया। उफ, ये एंड और एंड में फिर से मिस्टेक। बैठ गया था जो इसी के लाए हुए घुटनों तक आते फ्राक और सर पर चादर किए खुद को मुकम्मल ढांपे बहुत प्यारी लग रही थी। इसने इसके सर से शाल उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखी और बैग से एक बोतल सी निकाल के इसके हाथों में थमाई थी, और फिर खुद इसके बालों को कैचर से ज़ाद किया और फिर इसके हाथ से वो बोतल लेकर इसके सर पर सरसों के तेल को हथेली पर डालता ऑयलिंग करने लगा था। वह न जाने कितनी देर इसके सर पर मालिश करता रहा। मिनाल ने एक नज़र घुमा कर देखा जो गहरी संजीदगी और गौर फिक्र से एक बाल पर तेल लगा रहा था, जैसे वो अलजबरे के सवाल था। मिनाल को इससे अकीदत हुई थी। वो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। हालांकि वो इन दिनों बीमार ही थी। इसके हाथ के पुरसुकून लिमत से इसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थी। हाय अल्लाह, ये ऑयल तो ज़्यादा लग गया है। इसकी आंखें बंद हो रही थी जब हसनाल की फिक्रमंद सी आवाज़ सुनाई थी। इसने बामुश्किल आंखें खोलकर शीशे में देखा तो सर में काफ़ी ज़्यादा तेल लगा हुआ था। वो थोड़ी देर देखती रही। जब वो इसके सामने आ खड़ा हुआ और सर पर मसाज करने लगा। वो नींद में अब झूल रही थी। इसको नींद में एक झटका लगा तो फिर से आंखें खुली। अब की बार इसको अपने पास खड़ा देखकर सर इसके सीने पर रख इसके गिर्द बाजू बांधे वो सुकून से आंखें मूंद ली थी। हसनाल चंद लम्हे ही से देखता रहा जो इसके साथ लगी हुई थी। इसके ऑयल से भरे बाल इसकी शर्ट खराब कर चुके थे, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं थी। वो इसके साथ लगी सोती रही। मिनाल, उठ जाएं यार, ये सर धोना है आपको। इसने हदायत दी थी। इसने बामुश्किल उठाकर इसका सर धुलवाया था। आधी रात का वक्त था, हू का आलम था। स्याह हुडी पहने वो शख्स इस कमरे के पिछले हिस्से की जानिब आया था। जेब से एक छोटा सा फ़ोन निकालकर इसने एक चिप लगाई और बड़ी आसानी से बढ़ता एक लेटर निकालता आगे पहुंच चुका था, और दरवाज़ा खोलकर वो इस तहखाने नुमा कमरे में आया। क्या हाल है साहब। वो इस शख्स के करीब पहुंचा था और इसकी चेयर के दोनों तरफ हाथ रख कर चुका था। वो शख्स मुकम्मल हाथ पाँव मार रहा था, मगर सामने खड़े फ्रीक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हाय साहब, हम तो भूल गया कि आप बोल नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, हम बुला लेता है। ये कहती है हसनाल ने इसके मुंह से कपड़ा हटाया था। इसने इरफान तुरानी को 3 माह से इस कॉल कोठरी में रखा हुआ था, जिसका आलम किसी को भी नहीं था। मुझे यहाँ से जाने दे। इसके पैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम करवा दूंगा, पर मुझे खोल दो, मैं चला जाऊँगा। कहते हैं हो तुम्हारे पाँव में गिर के माफ़ी मांग लूँगा। इरफान बहुत बिखरे हुलिये में था। वो सारी शान शौकत बहुत दूर के ही गायब हो गई थी। और मैंने इन पैसों का क्या करना है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पैसों में इतनी पावर है कि वो तुम्हें बचा लेगी? जितनी तुमने लोगों और मासूम बच्चियों और औरतों की इज्जतें ख़राब की हैं, तुम्हें लगता है तुम बच पाओगे? नहीं, तुम बचने के लायक हरगिज़ नहीं हो। तुम्हें आज अंजाम तक पहुंचाने आया हूँ मिस्टर इरफान
दुरानी, पता है तुम्हारी बेटी मेरे ताक़ुब में है। वो इसके गर्दन को हाथों में लिए सफाकियत से भरपूर लहजे में बोला, मेरी बेटी को कुछ नहीं कहना, इसके साथ कुछ मत करना, मुझे मार डालो, पर मेरी बेटी बहुत मासूम है। इरफान दुरानी जैसे गिड़गिड़ाया था। बेटी नहीं दुरानी, बेटियां मासूम होती हैं। तुम्हें इस वक्त नहीं पता लगा जब दूसरों की बेटियों को रोंदा था? इस वक्त बेबसी का निशान तुम्हारे चेहरे पर नहीं था। लेकिन मकाफात अमल भी कोई चीज़ है, ये चेहरे से गुरूर छीन लेती है। मकाफात अमल का चक्कर इंसान को बेबस कर देता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त का चक्कर उल्टा हो जाता है, वक्त हेर फेर करता है। इसलिए तो कहते हैं वक्त से डरो। जिस वक्त अपनी बेटी की उम्र की लड़की की इस्मत को छीना, इस वक्त मैं बहुत बेबस था। दिल किया था कि तुम्हें जलते कोयलों पर घसीटूं, तुम्हारे चेहरे को मसीह कर दूं, लेकिन इस वक्त मेरा नहीं था। इस वक्त मेरी आजमाइश का वक्त था। ये कहते हुए उसनाल वक्त के हाथ से लेटर इरफान दुरानी की गोद में गिरा। मुझे मार दो, मेरी बेटी को कुछ नहीं कहना, मुझे उल्टा लटका दो, मेरा मुंह काला कर दो, लेकिन मेरी अनाया को कुछ नहीं करना। वो जीते जी मर जाएगी। सोचा था कि इसके ज़रिए तुम तक पहुँचूँ, इसको दर्द से गुजारूँ, तब तुम्हें इल्म हो कि बेटी का दर्द क्या होता है। लेकिन फिर अपनी सोच भी घटिया लगी, क्योंकि बेटी तो बेटी होती है, चाहे दुश्मन की ही क्यों ना हो। इसकी इज्जत आबगीने से भी नाजुक होती है। बेटियाँ मासूम होती हैं। वैसे मेरी ज़िंदगी का असूल है इरफान दुरानी, नफ़रत दुश्मन से करो, लेकिन दुश्मन की कमज़ोरी से हरगिज़ नहीं। वो इसके करीब से हटता हुआ बोला था, तुम अपना फ़ोन निकालो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अपनी बेटी और मासूम लोगों से। इसके कहने पर असनान ने हैरत से देखा और फ़ोन जेब से निकाला था। अनाया मेरे बच्चा, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं कातिल, ज़ानी, शराबी, इज़्ज़तों का लुटेरा, दौलत ग़िबन करने वाला हूँ, लोगों का हक मारने वाला, अरबों खरबों की जायदाद का मालिक था। लेकिन मेरी ये दौलत मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए काम नहीं आई। अब पता चला पैसे से ज़्यादा अल्लाह के इंसाफ में ताकत होती है। मैं इंसान बेबस नहीं था, मैं बाप बेबस बन गया हूँ। बस ये समझ लो, तुम्हारा बाप अपना कातिल खुद था। हसनान ने वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली। इसे भी हैरत हो रही थी कि दुश्मन तो अपना जुर्म मरते दम तक तस्लीम नहीं करता, लेकिन इसने कैसे किया। फिर इस वीडियो में इसका हर अतराफ़ जुर्म था जो इसने केस में शामिल करना है। वीडियो तकरीबन 7 मिनट की थी। हसनान का ध्यान वीडियो में था। जब इसे बू आई थी, इसने पीछे पलट कर देखा तो इरफान दुरानी आग की लपेट में था। वो साकत ही तो रह गया था। इसका इरादा ये वीडियो कोर्ट में दिखाने का था कि वो इरफान दुरानी को घसीटेगा, मगर इस शख्स ने तो खुद को खुद ही मौत में धकेल लिया था। वो फ़ोन लेता बाहर निकला था ताकि फायर ब्रिगेड को कॉल कर सके, मगर तब तक देर हो चुकी थी। इसकी चीखों की आवाज़ आ रही थी। अंदर इरफान दुरानी को आग अपनी लपेट में ले चुकी थी, जबकि बाहर हसनान वक्त को सोचे अपनी लपेट में। हर चीज़ का एक अख्ताम होता है। इरफान दुरानी का अख्ताम हुआ था बहुत भयानक। वो रब तो पैदाइश वाले दिन ही दी एंड लिख देता है। बस ये हम ही हैं जो खुद को खुदा समझ लेते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारा अख्ताम भी होना है। कभी कभी तो हम अपना अख्ताम खुद लिख लेते हैं। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई कि इरफान दुरानी ने खुद को आग कैसे लगाई। अगर वो कुर्सी पर बंधा हुआ था या उसके मुँह पर कपड़ा था या ऐसा कुछ भी, ज़ाहिर सी बात है अगर वो उसके मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था तो उसको डेफिनेटली कुर्सी पे भी बांधा होगा फिर, या किसी चीज़ से बांधा होगा। उसने आग कैसे लगाई, इस चीज़ की समझ नहीं आई हमें। हसनान फ़िलहाल केस में उलझा हुआ था। वो आज भी सारा दिन मसरूफ़ रहा था, लेकिन इसने मनाल से वादा किया था कि वो इसकी बख्ती अम्मा के पास ले चलेगा, कि जब घर आएगा तो इसे बख्ती अम्मा से मिलवाने ले जाएगा। आज तीसरा दिन भी इसे इधर हो गया था। वो जब घर पहुंचा तो वो तैयार हुई बैठी थी। एक तहमीना बेगम के कंधे पर सर रखे मुँह बसोड़ कर इनसे लाड उठवा रही थी, तो दूसरी तरफ आगाजान और सगीर साहब बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। इसने लाउंज में पहुँच सलाम किया था। वालेकुम सलाम। बरखुरदार, हर दूसरे दिन गायब पाए जाते हो। हमें फ़ोन करके बच्ची को कब से इंतज़ार की सूली पर लटकाया हुआ है। बाबा काम था, बिजी था, कल भाई भी आ जाएंगे ना, चाय मिल सकती है क्या माँ? हसनान ने ऊंचा सा कहा तो मिनाल ने सर उठा लिया था। क्यों नहीं, मैं लाती हूँ। वो उठ खड़ी हुई थी। हसनान ने तहमीना बेगम को उठते देखा तो मिनाल के साथ बैठा था। क्या आज गिरज चमक के साथ बारिश का इम्कान तो नहीं? वो थोड़ा सा इसके करीब हुआ था। वो जानता था कि वो इससे खफा होगी। शर्म करो, बदतमीज़, ताया और आगा जान है। मिनाल ने नरमी से कहा तो हसनान को प्यारा नहीं लगा। उन्होंने की थी जो मैं करूँ। वैसे भी यार ईजी लें, हमारे यहाँ ये बेशर्मी का किस्सा नस्ल दर नस्ल चल रहा है, इसलिए फ़िक्र मत करो। वह एक नज़र आगा जान और सगीर साहब पर डाली और उंगली इशारतन इसकी पेट की तरफ करके बोला था, मैं भूल गई हसनान वक्त के तुमने बेशर्मी में PhD की हुई है। इसकी बात सुनकर मिनाल का सारा खून गालों में सिमट आया था। कोई नहीं, मैं किस लिए हूँ याद करवा दिया करूँगा। बस शर्त यह है कि अकेले में मिलो। वो दोनों से नज़रें बचा कर आंख विंग करता मुकम्मल तौर पर चढ़ा गया था। हसनान पुत्र मीनू, आई थिंक मीनू है, मीनू को नहीं लेके जाना, वो सुबह से कह रही थी। आगा जान ने इन दोनों को साथ बैठे देखकर नज़र उतारी थी। बस चाय पी लूँ तो निकलने लगे हैं, ये कहकर बहुत मोहब्बत से मिनाल की तरफ देखा था जब तहमीना बेगम ने चाय टेबल पर रखी और खुद बैठ गई थी। कुछ देर में हसनान चाय पीकर उठा और इन्हें अलविदा कहता इसे बाजू के सहारे में बाहर लेकर आया था। सेकंड लास्ट, और सेकंड लास्ट के भी पार्ट होंगे खैर से। हसनान
ये लेफ़्ट लो, अब हमें चलकर जाना पड़ेगा क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जाएगी। मिनाल ने इसे साफ रास्ता बताने कहा। यह गांव तो बहुत बैकवर्ड है। वो कच्ची पगडंडियों को देखता आबादी से हटकर कुछ घरों को देखते हुए कहने लगा, बैकवर्ड ही सही मगर बहुत खालिश है। यहाँ के लोग जैसे अंदर से वैसे बाहर से ही हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं। इनके कच्चे घरों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। सुबह ऐसे लगता है जैसे फरिश्ते खुद इनका रिज़्क लेकर आ रहे होते हैं, नूर ही नूर होता है। वो गाँव के माहौल में छाई कैफियत में बोली, क्या आपको ये गाँव बहुत अच्छा लगता है? हसनाल इसको महवियत में देखते में सवाल पूछा था। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बस यही रोक दो। मिनाल ने तबसरा करते जल्दी से कहा, कोई इतना तंग रास्ता नहीं है, कच्चा ज़रूर है मगर चली जाएगी। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि आपको चलना पड़े। अपने पाँव पे एक दफ़ा नज़रसानी कर लीजिएगा। मैं तो इस हक़ में ही नहीं था कि आपको बच्चे की पैदाइश से पहले लेकर आऊँ। वह फिक्रिया कहते इस घर के रास्ते पर ले जाने लगा था। ये कहते उसने कच्ची गली से हटकर कुछ फासले पर गाड़ी रोकी और इसकी साइड से गाड़ी का डोर खोला। वह आहिस्तगी से उतरी थी। हसनाल ने गाड़ी लॉक की और इसका हाथ थाम के चलने लगा। वो जैसे ही गली में दाखिल हुए तो मोहल्ले की कुछ औरतें इश्तियाक से देखने लग पड़ी थी। मिनाल ने देखा तो बख्ती अम्मा की सहेली इनकी जानिब आई थी, जो एक दफ़ा इनके घर आई थी। देखो तो बख्ती की भांजी आई है, उस औरत ने अपने साथ खड़ी औरत से कहा और चली गई थी। पीछे कुछ खेलते बच्चे भी इश्तियाक से इन्हें देखने लग पड़े। मिनाल इनके साथ आगे आई थी और वही घर का बसीदा दरवाज़ा देखा जो खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई तो बख्ती अम्मा गोबर उठा रही थी। इसने मिनाल को इशारतन पीछे रुकने का बोला था। शाम का वक्त, बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। मिनाल को पता चल गया था मानो पढ़ने गई हुई है, क्योंकि वो यहाँ नहीं थी। वो चुपके से पीछे गए और उनके गिर्द बाजू बांध लिए थे। कौन है? इनके अजनबियत से भरपूर आवाज़ आई थी। अस्सलाम वालेकुम बख्ती अम्मा, क्या हाल है? इसने बहुत लाड से पुकारा था और हाथ खोल लिए थे। बख्ती अम्मा इसकी आवाज़ सुनती हैरत बेयकीनी से पलटी थी। इनके हाथों के गिर्द भूसा लगा हुआ था। इसको देखते ही पलटी थी। इनकी आंखों में पहले नमी चमकी और फिर वो आंसू साफ करते मुस्कुराने लगी थी। बख्ती अम्मा, मेरी याद नहीं आई क्या? अब की बार इसकी आंखों में भी आंसू आ गए और इनके गले लगी थी। मिनाल, बच्चे कपड़े गंदे हो जाएंगे तुम्हारे। इनकी तशवीश से भरपूर आवाज़ पड़ी। हो जाए फिर, पर मुझे अपनी माँ से तो मिलने देना प्लीज़। अपनी माँ से ज़्यादा मुझे आपसे ममता की खुशबू आती है। और फिर से इनके साथ लगी। अब की बार आंसू आए थे। हसनाल पीछे इन दोनों के प्यार को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मिनाल ने वाकई सही, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार थे। वो कुछ सोचता आहिस्ता आहिस्ता चलता इनके पीछे खड़ा हुआ। बख्ती अम्मा, आपकी बेटी का एक अदद शोहर भी है, मासूम सा। क्या सिर्फ बेटी से ही मिलेंगी या मैं फिर यहाँ से तशरीफ़ ले जाऊँ? हसनाल ने ऐसे कहा जैसे बरसों से जान पहचान हो। क्यों नहीं पुत्र, लेकिन मेरे हाथ गंदे हैं बहुत। वो इसकी शरीर आवाज़ सुनती मुस्कुराई थी। हसनाल इनका सादा सा लहजा देखकर मुस्कुरा दिया। वो इन्हें साथ लिए आई और चारपाई पे बिठाया था और खुद नलके से हाथ धोकर आई और दुपट्टे से हाथ साफ किए थे। बख्ती अम्मा चूजे की तरह नज़र नहीं आ रहे। वो तकरीबन 10 मिनट ही पलंग पर बैठी, फिर से इन्हें पुकारा था। जो किचन से चीज़ें उठा रही थी वो इनसे पूछती। कुछ याद आने पर पिंजरे तक पहुंची थी, जहाँ सिर्फ चूजे थे जो तनहा और उदास से बैठे थे। बख्ती अम्मा, इनकी माँ किधर है? इसने ऊंची सी आवाज़ में कहा था। शायद सांप ने डस लिया था। कल सुबह तो ठीक ठाक दाना चुग रही थी। जब मैं शाम को निकालने आई तो आगे वो ऐसे ही पड़ी। मैंने पिंजरा उठाकर हिलाया लेकिन तब तक वो मर गई थी। बख्ती अम्मा ने बाहर निकल कर उदास सा बताया और फिर अंदर हो गई थी। मिनाल की आंखों से पानी बरसात की तरह बरसने लगा। आंखों में छम से माँ की मौत का मंजर आया। इन मासूमों को उदास देखकर आंखों से फिर से आंसू निकल आए थे। इसने मखसूस आवाज़ निकाली थी मगर वो ऐसे ही उदास बैठे थे। वो सोचती बगैर परवाह किए किचन में आई और वहाँ पड़े हुए एक स्टील के बर्तन से दाने निकाल कर बाहर लेकर गई थी कि वो इनको डाले। हसनाल जो खामोश था इसकी कारकर्दगी देखता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, इसके पीछे आया जो दाने डाल के पीछे खड़ी हुई और रुख मोड़कर पलकों से आंसू गिरने लगे। ये बात रोने क्यों लग पड़ती हो? वो इसके सामने आ खड़ा हुआ था और हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ किए थे। देखो ना हसनाल, ये माँ के बिना कैसे रहेंगे? ये इतने बड़े भी नहीं हैं। वो बड़े ज़बत में कभी कभी सोचती हूँ कि जब मैं मर जाऊँगी तो मेरी औलाद मेरे बगैर कैसे रहेगी? जैसे मैंने महरूमी वाली ज़िंदगी गुजारी है ऐसी मैं भी गुजारूंगी। आई थिंक वो भी। मिनाल, मेरा बच्चा, ये खा लो ना, फिर देखती रहना। वैसे आज मेरे पास रहोगे दोनों? उन्होंने टेबल पर चाय बिस्किट रखे और वो इनके साथ बातें करते रहे। शाम तक मानो भी आ चुकी थी। वो इसके साथ ऐसी चिपकी के हटने का नाम नहीं थी। मिनाल ने भी इसके गले में बाजू डाले चटपट चूम डाला था। वो इसे अच्छी भी लगी। वो छोटी सी बच्ची बहुत क्यूट थी मगर वो इन दोनों के प्यार को देखकर जेलिस हो गया था। इस तरह मुझे तो कभी प्यार नहीं किया। आप बताएं मैं क्या करूं? वो हल्का सा इसकी तरफ झुक कर बोला। तुम जेलिस हो रहे हो ना? मिनाल ने बहुत मासूमियत से कहा। बख्ती अम्मा इन दोनों की नोक-झोंक सुनकर मुस्कुराई थी। आप ये समझती हैं तो समझ लें, वही कहता मुस्कुराया। शाम तक वो बख्ती अम्मा को किसी माहिर खिलाड़ी की तरह रोटियां पकवाती रही। हैरान सा पलंग पर बैठा न जाने कितने साने से देखता रहा। फिर वो चुपके इसकी तस्वीरें बनाता रहा। वो रात को गाँव में ही रहे। सुबह वो हसनाल के साथ समीना बेगम की कब्र पर गई। वापसी उन्होंने
घर आना था। इसने बख्ती अम्मा से गुजारिश की कि वो इनके साथ इनके घर चले, मगर इनका कहना यह था कि इनको अपने कच्चे घर से बहुत इश्क है, इसलिए वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इसने फिर मानो का जिक्र किया कि वो शहर के इस अच्छे स्कूल में मानो का एडमिशन करवा देंगी। बख्ती अम्मा पहले तो खामोश होगी, मगर फिर मानो के अच्छे मुस्तकबिल का सोचकर वो रजामंद हुई। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर मानो को इनके साथ रवाना किया। मैं जा रही हूँ स्नाल, आ जाना नीचे। मिनाल सर पर शाल की ओर से कहा, जो बालों में कंघी कर रहा था। जो इसके पास खड़ी शाल सेट कर रही थी, वो उसको चेकअप के लिए लेकर जा रहा था। स्नाल ने एक नज़र इसे देखा जो बहुत प्यारी लग रही थी। इसने एक नज़र इसे देखा जो इसके लाइक ग्रे कलर के पैरों तक आते लॉन्ग फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी, और ऊपर से इसकी शख्सियत में दिन ब दिन मतानत आती जा रही थी। इसने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी, इस डर से कि कहीं इसे इसकी ही नज़र ना लग जाए। इसने कंघी इधर ही रखी और उसके करीब होकर हल्के से बाजू के घेरे में लिया और इसके माथे पर लब रखे। इसने कुछ सूरतें दिल में पढ़कर इस पर फूंकी और इसके सर से पैसे फेर कर पॉकेट में रखे थे। तुम तैयार हो जाओ, मैं जा रही हूँ। मुझे अशनाल ने बुलाया था। मानो के फॉर्म इसने रुशनाल भाई को दे दिए थे ना, तो मैंने इसे पूछना था कि उसने एडमिशन करवा दिया। वह कहती इसकी नाक से नाक टकराती, पीछे हटती, नीचे से इससे दूर हुई थी। हसनान ने दिल में सोचा कि इसे रोक ले, और काश वो इसे रोक लेता था, ना जाने देता। इसका दिल किया था कि वो इसे साथ लेकर जाए। 2 मिनट ही तो थे, इसने सिर्फ कोट ही तो पहना था, लेकिन इसे नहीं पता था कि 2 मिनट में ही तकदीरें पलट जाया करती हैं। वो अपनी मौत के करीब जा रही थी। वो घड़ी पहनकर इसके पीछे आया ही था जो तीसरी सीढ़ी पर जा रही थी। अचानक इसका पाँव रिपटा और हसनाल की निगाहों के सामने ही वो नीचे गिरी थी। लम्हों का खेल था, वो लड़खड़ाती जा रही थी। हसनाल को अंदाज़ा नहीं था कि 1 मिनट के हिसाब में ये सब हो जाएगा। तो गोया साबित हुआ कि कुछ राइटर्स ऐसी होती हैं जिनकी सोच भी मिल ही जाती है। एंड तक मतलब ना कोई कारनामा लेके चलना ही चलना है। हमें लग ही रहा था कि ये गिरने वाली है, क्योंकि वैसे तो कभी मतलब ऐसे नहीं दिखाया ना मिनाल का कि मैं नीचे जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी। तो जैसे दिखाया तो हमें लगा कि ये गिरने वाली है पक्का, और ऐसा ही हो। और ऐसे ही साथ ही हमें वो हमारा रिकमेंडेड नावल भी याद आ गया। उसमें भी एंड तक कोई ना कोई सस्पेंस आ ही जा रहा था, या फिर कोई ट्विस्ट। वो बदहवास है इसकी जाने भागा था, इस तक पहुंचा जिसका खून निकल रहा था। अशनाल और समीना भागती हुई आई थी, इसके पास बैठी। क्या खुशियों का दुराना इतना मुख्तसर होता है। वो कुछ पल इसे देखता रहा जिसकी आंखें बंद हो रही थी, फिर एकदम से इसे बाजू में उठाया, लेकिन इसकी टांगों में इतनी सख्त नहीं थी कि वो चल पाता। इसकी टांगें चलने से इनकारी हो गई थी, लेकिन फिर भी इसने इसे बहुत कम टाइम में हॉस्पिटल पहुंचाया था। इसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर लिया गया था। नर्स और डॉक्टर आ जा रहे थे। रुशनाल, सगीर और समीना बेगम परेशान के आलम में हॉस्पिटल आए थे। आगा जान और रुशनाल घर थे। शाम तक ऐसे ही चलता रहा। मिनाल का ऑपरेशन था। उन्होंने स्नाल से पेपर ये सिग्नेचर करवा लिए थे जो कि इसने कांपते हाथों से किए। दिन से रात हो गई थी, मगर डॉक्टर के मुताबिक इसकी कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं था। इसका ऑपरेशन हो गया था। जब एक डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकली, सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। मुबारक हो सर, बेटी पैदा हुई है, लेकिन आपकी वाइफ की हालत बहुत ख़राब है, दुआ की ज़रूरत है। इनके सर पर बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। इनके केस में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी। इनके कोमा में जाने का खदशा है। बस आप दुआ करें और हौसला रखें। वह कहती चली गई, जबकि पीछे हसनाल के जहन में मिनाल की बातें गर्दिश कर रही थी। सर, मुझे आपसे बात करनी है। आज 6वां महीना था इसको होश की दुनिया से बाहर कदम रखे हुए। हसनाल ना उम्मीद नहीं था, लेकिन इसके लिए परेशान ज़रूर था। सबने इसे कहा था कि शादी कर लो, क्योंकि इसके होश में आने की चांसेस बिल्कुल नहीं थे। और फातिमा की देखभाल और परवरिश के लिए समीना बेगम और सगीर साहब ने इसे दूसरी शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, मगर वो उम्मीद का आखिरी हिस्सा छोड़ना नहीं चाहता था जो इसके रब ने इसके लिए रखा था। फातिमा में तो इसकी जान बसती थी, वो इसकी कुल कायनात थी, और दूसरी अपनी माँ की कॉपी थी। हसनाल खुद इसका ख्याल रखता और इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देता था। वो इसके लिए माँ बाप दोनों बन रहा था। इस बच्ची की तो माँ की ज़रूरत थी। अशनाल बेशक इसका ख्याल रखती थी, लेकिन जो कशिश माँ की गोद में होती है वो दूसरी औरत की गोद में थोड़ी होती है। और अशनाल खुद तख्लीक के मराहल में थी। वो खुद माँ के दर्जे पर फाइज होने वाली हो गई थी। अभी इसने कहा जो कशिश माँ की गोद में होती है वो दूसरी औरत में नहीं होती, और जब वो दूसरी शादी करेगा तो वो भी तो दूसरी औरत होगी ना। बेशक ठीक है वो उसकी माँ होगी, लेकिन होगी तो दूसरी ना, उसकी सगी माँ तो नहीं ना होगी। ऐसे तो अशनाल भी रख सकती है। वो होशो हवा से बेगाना थी। वो तो अपने हिस्से की सज़ा भुगत चुकी थी। फिर क्या हुआ था इसके साथ, या शायद अल्लाह का इम्तिहान रहता था। सुने सर, आपसे ज़रूरी बात करनी थी। क्या 2 मिनट के लिए आप मेरी बात सुन सकते हैं। नर्स फिर से इसके पास आई थी। वो इसको खोया हुआ देखकर बोली, इसने बड़ी डॉक्टर का पैगाम दिया था। वो इसकी बात सुनता उठ खड़ा हुआ और मेन डोर में आया था। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में सलाम किया और इसे सामने बिठाया। देखिए सर, हम अपनी तरफ से सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बीवी को बचा ले, लेकिन आपकी बीवी बेहोशी के ट्रोमा में है कि इनकी डेथ होने के चांसेस 99% है। इनका बचना
नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हमने नर्सिस और तमाम आलात का बंदोबस्त कर दिया। आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकते हैं, शायद माहौल चेंज हो तो ठीक हो जाएं। हमारा पूरा अमला चेंज होता रहेगा। इनके सर पर गहरी चोटें आई हैं, हम इनका मुकम्मल इलाज भी कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसा मर्ज़ है जहाँ इंसान अचानक से ज़िंदगी की तरफ भी सर्वाइव कर सकता है, यहाँ अचानक इसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए कह रही हूँ इनका बचना नामुमकिन है। वो इस मामले की बारीक बीनी से गाह कर रही थी। आप डॉक्टर हैं? वो इनकी बात सुनता कुछ तवक्कुह के बाद बोला। जी क्या मतलब? डॉक्टर नासमझी से इसे देखने लग पड़ी थी। मतलब ये कि आप डॉक्टर हैं और आपने मेरी वाइफ के मर्ज़ को लाइलाज कर दिया। मैंने सिर्फ सुना था कि साइंस वाले अल्लाह से ज़्यादा दरियाफ्त पे यकीन रखते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। आप डॉक्टर हैं, आपने मुझे मायूस किया, लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे मायूस नहीं किया। आप मुझे इससे नाउम्मीद कर रही हैं जिसकी तख्लीक आप हैं, मैं हूँ, सब हैं। इसने उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया था। देखिए, मैं तो सिर्फ आपको इनकी सूरत हाल से आगाह कर रही थी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आप तो अजीब ही खतबी इंसान शख्स हैं। खबती सुना है हमने, खतबी तो कभी नहीं सुना। डॉक्टर ने अब की बार थोड़ा सा तल्ख लहजा अपनाया। मुझे इल्म है कि आप मुझे आगाह कर रही थी, लेकिन आपकी गुफ्तगू में इस पाकज़ात पे भरोसा नहीं था। आपने यही कहा कि शायद वो होश में आ जाए या हो सकता है इनकी डेथ हो जाए। एक बार आपने इंशाल्लाह नहीं कहा। कोई भी यकीन का पहलू मेरे हाथ में नहीं थमाया। जब आप डॉक्टर होकर किसी को मायूस करती हैं तो सोचें तो क्या वो अल्लाह आपसे खुश रहता होगा? जब आप मरीज़ से पहले इसके अहबाब को मारती हैं, इनकी आंखों से चमक छीनती हैं, तो क्या आपको लगता है कि अल्लाह को आपसे शिकवा नहीं होता होगा? आपकी तसल्ली का एक लफ्ज़ इनके ज़ख्मों पर मरहम रख सकता है। वो मजबूत हिसाब वाला शख्स डॉक्टर को अल्लाह पे यकीन का दर्स दे रहा था। देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, वो आपके हुलिये को देखकर भी लग रहा है, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। डॉक्टर को लगा कि इसके ऐसा कहने से गुस्सा आया। क्या आपको लगता है कि मैं गुस्सा हूँ? मुझे गुस्सा आता तो आपकी हॉस्पिटल की एक चीज़ भी सलामत ना रहती। और मुझे गुस्सा क्यों आएगा जब मुझे अल्लाह पर यकीन है? पता है, यकीन की दो सूरतें होती हैं, कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पर सब छोड़ देता है। और मैंने तो अपना सब कुछ इस पाकज़ात पर छोड़ दिया है, फिर मैं कैसे नाउम्मीद हो सकता हूँ? खैर, इट्स ओके, माज़रत चाहता हूँ, लहजा तेज़ हो गया था मेरा, लेकिन मेरा रवैया हरगिज़ गलत नहीं था। आप सारे अरेंजमेंट्स कर दें, इन्हें घर ले जाऊँगा। आप चार्जेस की लिस्ट मुझे बनवा दीजिएगा, मैं अदा कर दूँगा। वो इनसे एक्सक्यूज़ करता चला गया था, जबकि पीछे डॉक्टर ये सोचने पर मजबूर ज़रूर हुई थी कि इतना साबर कैसे हो सकता है। डॉक्टर खुद उम्र में काफ़ी बड़ी थी और तो 22-23 साल का लड़का ही तो था। फिर वो इतना समझदार कैसे था? वो कितना साला था कि इस अल्लाह पर इतना यकीन था। 6 महीने से वो रोज़ाना आ रहा था, लेकिन कभी वो नाउम्मीद ना हुआ था। दिन वैसे ही गुजर रहे थे, मगर इसकी हालत पर कोई फ़र्क ना पड़ा था। नर्स इसका बाकायदा चेकअप करके जाती है। इशनाल अपनी तबीयत खराबी के बावजूद भी इसे देखती रहती थी। इशनाल घर आता तो इसे देखकर नींद रूठ गई थी। नर्स जो इसका भरपूर ख्याल रख रही थी, शख्स को थका थका देखकर इसकी आंखों में नमी सी छा गई। हसनाल बख्त ने तो जैसे चैन सुकून खुद पर हराम कर लिया था। इसके अंदर का शरारती सा लड़का न जाने कब का मर चुका था। वो अब एक समझदार शौहर था और सबसे बढ़कर अपनी गुड़िया का बाप था, जो अब 9 महीने की हो गई थी। वो अब बैठी थी, इसको देखते ही बाँ करने लग पड़ी थी। अशनाल घर आया, अशनाल से फातिमा को लेकर आया और इसे बिस्किट केक वगैरह खिलाता रहा और वो खाती और साथ साथ खिलखिलाती। इसको खिलखिलाता देखकर इसकी आंखों में नमी आई। एकदम से वो मंजर सामने आया जिस दिन इस पर क़यामत बीती थी, जब वो तैयार हो रही थी, जब इसे बख्ती अम्मा के घर लेकर गया था। 2-3 मंजर निगाह के सामने आए थे। वो खींच कर फातिमा को साथ लगा गया था। वो 23 साल मजबूत बाप 9 महीने की बेटी को गले लगा कर रोया। वो बहुत साबिर था, लेकिन अपनी बेटी को देखा जो बिन माँ के थी, अपने आंसू पर ना कंट्रोल कर सका था। फिर कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुआ और इसको साथ लगाकर थपकने लग पड़ा, जो तकरीबन 15 मिनट बाद बाप के मजबूत और शफकत अमेज कंधे पर सर टिकाए सो गई थी। हसनाल ने इसको सोता देकर नरमी से लटाया और खुद फ्रेश होकर अपनी इस नींद की असीर बीवी के पास आया था, जो नींद की शदाई आंखें बंद किए लेटी हुई थी। वो इसके पास आकर बैठ गया और इसको दीवानावार देखने लग पड़ा था। लगता है नाराज़ हो, जो यूँ खामोश हो गई हो। मुझे नहीं पता था कि इतनी नाराज़ हो जाओगी मुझसे। प्लीज़ आंखें खोलो, एक दफ़ा अपनी और मेरी बेटी को देख लो। वो बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, पाकीज़ा सी। एक बार इसे देखने में कोई हर्ज तो नहीं है? वो इसके आरिस को छूता दरख्वास्तमंदाना हुआ था। मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। मैं खुद में से तुम्हारा अक्स ढूंढ रहा हूँ। प्लीज़ मिनाल, एक दफ़ा आंखें खोलोगी तो पता चलेगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल चाहता है कि एक छोटा सा जहाँ हो जिसमें मेरी बेटी और तुम हो, और मेरा अल्लाह ताला नेमतों से नवाजे। मैं ज़िंदगी के इन हसीन पलों को तुम्हारे साथ इंजॉय करना चाहता हूँ। वो इसकी ठंडी पेशानी पर लब रखता हुआ बेबस सा बोला था। वो कुछ पल इसे महसूस करता रहा और फिर उठा ईशा की नमाज अदा की और सूरत रहमान की तिलावत रोज़ाना की तरह करता, जिसका मामूल था। वो ऊँची आवाज़ में तिलावत करता और कुछ देर इसके पास बैठा रहता। रोज़ाना तिलावत करके जैसे ही सर उठाया तो देखा इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो हैरान रह गया था। इसने छूक कर
लगे इसके पलकों से आंसू साफ किया, इसे लगा वो अब रिस्पॉन्स करेगी, वो देखता ही रहेगा, लेकिन इसका रिस्पॉन्स नहीं आया था। लेकिन इसका दिल खुशी से सरशार हो गया। वो कुरान पाक अकीदत से अलमारी पर रखकर पलटा और ऑयल लेता इसके पास बैठ गया और फिर हमेशा की तरह इसके बालों पर ऑयल लगाया। इसे पता था कोई रिस्पॉन्स नहीं आना, लेकिन फिर भी इसके बुरे बालों पर सुकून से हाथ फेरता रहा। इस दिन पता होता तो तुम पे से सदके के पैसे नहीं बल्कि अपना आप वार देता। इस दिन तुम्हें मेरी नज़र लगी। वो इसके चेहरे को देखता धीमे लहजे से बोला। वो इतना थका हुआ था, इससे बातें करता करता वो इसके कंधे के साथ रखता कंधे पर आई थिंक सर रखता नींद की वादी में उतरा था। वो सर इतना दूर ज़रूर रखता था कि इसे तकलीफ़ ना हो। वो इसके पास रखते ही सो गया। इसके पास सुकून था। हसनाल सोया हुआ था। जब इसे बाजू पर सरसराहट से महसूस हुई, वह हैरान हुआ। इसने देखा तो मिनाल अपनी उंगलियां हिला रही थी। वो हैरत से इसे देखने लग पड़ा और फिर आन के आन में इसने अपना हाथ ऊपर किया था। वो नर्सिस की जानिब भागा जो इसके ज़ेरे निगरान थी। कुछ ही देर में डॉक्टर की टीम आई और इसका ट्रीटमेंट करने लगी। इसको ऑक्सीजन लगाया गया क्योंकि वो रिस्पॉन्स दे रही थी। हसनाल तशक्कुर बुझा लाया। वो सजदा रेस हो गया था। माशाल्लाह। डॉक्टर बाहर निकला और उसको सजदे में देखते हुए हैरानकुन लहजे में बोला, पता है आप लोगों को हमने मोजज़े का क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इधर लिखा है लव इज़ अ मिरेकल। ठीक है, मोहब्बत एक मोजा है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अजीब सा फिक्र है, हमें समझ नहीं आ रही इसका। ओके। पूरे 9 महीने बाद होश में आना एक मोजा ही तो था। वो मोजा रब ने आई थिंक दिस इज़ आना है, आई थिंक लव नहीं आना, और रब ने हसनाल वक्त पर किया था। जिसका यकीन रंग लाया था वो सब्र की आखिरी हदों से निकला। वो कासा लिए रब के पास गया था और फिर इस रब ने इसे खाली हाथ नहीं लुटाया था। वो बेशक वो खाली हाथ लुटाता भी नहीं है, बस दुआओं में यकीन होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। अगर वो हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता तो मायूस होने के बजाय रब की मसलियत को समझना चाहिए। और हमसे बहुत ज़्यादा लोग मसलियत समझते नहीं हैं, वो मायूस हो जाते हैं, जबकि मायूसी तो कुफर गुनाह है। आज हसनाल वक्त का अपने अल्लाह पर यकीन रंग ले आया था। बेशक 9 माह कम अरसा नहीं था वो, और इसकी तकलीफ़ भी बहुत बड़ी थी, लेकिन इस रब की रहमत से कम थी। और वो अल्लाह तो बंदे पर इसकी वसीयत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अब बेशक हसनाल वक्त की आइंदा आने वाली ज़िंदगी में बहारें इसकी मुंतज़िर थी। मिनाल होश में आने के बाद नॉर्मल नहीं रही। इसकी बीमारी ने बिल्कुल इसे मुरझा कर रख दिया था। वो खाली ज़हन से खला में देखती रहती। हसनाल ने इसकी ईमानदारी में कोई कसर ना छोड़ी थी, लेकिन इसके चेहरे की शादबियत ख़त्म हो गई। आंखों में अजीब सी वीरानी छाई रहती। हसनाल के बाद तहमीना बेगम और रशनाल इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। वो फातिमा को इसके पास लेकर आती, मगर वो फातिमा को पहचान नहीं पाती, हालांकि वो उसकी वो बेटी थी जिसके लिए मौत के मुँह से बच कर आई थी। हसनाल उसे रोज़ इसके पास लेकर आता। वो इसे देखती रहती मगर कुछ बोलती नहीं। वो आज भी फातिमा को उसके पास लेकर आया था। ये हमारी बेटी, हमारी जन्नत है, ये हमारी फातिमा है। इसने फातिमा पर नज़र मरकूज़ की हुई। हसनाल ने क्राउन से टेक लगाया, मिनाल को प्यार मोहब्बत और नरमी से बताया। मिनाल ने कुछ कहा नहीं, वो रोने लग पड़ी और कुछ देर बाद इसने कांपते बाजू आगे किए तो हसनाल ने हैरान सा होकर इसकी बाहों में फातिमा को दे दिया। बड़ी बड़ी आंखें, गोल मटोल सा चेहरा, इस मासूम की नज़रें माँ पर ही टिकी हुई थी। ये हमारी बेटी है फातिमा। इसने एक नज़र इस पर डाल के तस्दीक चाहिए और इसके इस बात पर सर हिलाने पर वो इसको अपने सीने से लगाए ममता की ठंडक महसूस करने लगी। वो साथ साथ रोती जा रही थी और साथ साथ इसके मासूम चेहरे पर प्यार किए जा रही थी और इसकी आवाज़ सुनकर हसनाल के दिल में ठंडी से फवार उतरती महसूस हुई थी। न जाने कितनी देर फातिमा को प्यार करती रही। फातिमा ममता के ज़ेरे असर सो गई थी। मिनाल ने एक दफ़ा फिर फातिमा के मासूम चेहरे पर लब रखे और इसकी जानिब देखा, जो थकन में होने के बावजूद अपने आप को एक्टिव जाहिर करने की बहुत कोशिश कर रहा था। वो बहुत प्यार से इसे देख रहा था। इसे मुझे दे दे, आप थक जाएंगी। इसने इसके गोद से फातिमा को लेकर इसके साथ लटाया था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज। वो और वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। मिनाल आज ठीक लग भी रही थी। क्या वाकई? इसने पूछा तो मिनाल की धीमी मुस्कुराहट और उस बाद में सर हिलने के साथ वो इसकी गोद में सरकता इसके गिर्द बाजू बांध गया। तुम बहुत अच्छी हो। वो इसके सर पर हाथ फेर कर इसके बिखरे बालों को हटाती इसकी कुशादा पेशानी पर लब रख गई थी। वो इसकी नाक से नाक मिस करती, फिर इसके आंखों पर लब रखती। हसनाल वक्त को हैरत के झटके दे रही थी। आप ठीक तो है ना? वो किसी खदशे के तहत बोला था। मैं ठीक हूँ, पर तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। तुम इतने कमज़ोर हो गए हो। वो इसकी आंखों के नीचे हल्के देखती इसको पहले से कमज़ोर सी देखती फिक्रमंद सी बोली, यार फिट फाट हूँ मैं, बस काम ज़्यादा होता है तो थक जाता हूँ मैं। इसको अपने लिए परेशान देखकर इसने मुतमईन किया। मिनाल इसकी कमज़ोर दलील सुनकर मुस्कुराई। इसकी आंखों में नमी भी आई। वो कहना तो ये चाहती थी कि काम तो पहले भी होता था। इसने अपनी एक जानिब सोई फातिमा पे और साथ इसके बाप पर भी कंफर्टर दुरुस्त किया, जो अब पुरसुकून सा सो रहा था। और मिनाल सारी रात इन दोनों बाप बेटी को देखकर आंखों को ठंडक पहुँचाती रही। वो कभी एक को देखती और कभी दूसरे को। इसने झुककर फातिमा के सर पर लब रखे और फातिमा के बाप के भी। वो दोनों अब इसकी कुल कायनात थे। वो दोनों ही इसके लिए लाजमो मुलजूम हो चुके थे।
2 साल बाद रोशनाल जो अगाजान को एक्सरसाइज करवा रहा था, इसको रोने की आवाज़ आई थी। वो इनसे इजाज़त लेता अंदर की जानिब आया और अंदर का मंजर देखकर वो शौक हो गया था। इसका 1 साल का बेटा माँ को देखकर रो रहा था और इनकी जोजम लॉलीपॉप मुंह में लिए चूस रही थी। इशल नाम है। इशल तो सुकून से सोई हुई थी, जबकि मसीम माँ को देखकर रो रहा था, जिसने ऊपर से रैपर उतार के इसे थमाया, फिर खींचकर खुद के मुंह में डाल लिया था। इशल और मसीम जुड़वा थे। इशल बाप और मसीम की शक्ल माँ पर थी। दोनों ही बहुत प्यारे थे। अल्लाह ने रहमत और नेमत दोनों से नवाजा था। ये क्या हो रहा है? इसकी आवाज़ में इतनी गुराहट और सख्ती पोशीदा थी। इसने घबरा कर देखा और देखती रह गई। रोशनाल वक्त के कशीदा चेहरे पर बिला की संजीदगी छाई हुई थी। अशनान ने लॉलीपॉप को गैर इरादी तौर पर दुपट्टे के नीचे छुपाया था। रोशनाल इसके पास आकर बैठा और झुककर इशल के माथे पर प्यार किया। कुछ देर इसके साथ लाड करता रहा तो एक घूरी इशनाल पर डालना ना भूला था। इशनाल को पता था अब इसकी खैर नहीं। इसने उठना चाहा, मगर ये क्या, इसके हाथ इसकी कमर पर थे। इसकी नाजुक सी कमर के गिर्द इस शख्स के मजबूत लिमस की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि इशनाल कपकपा कर रह गई थी। इसके हाथों से इसे अपना हाथ छुड़वाना चाहा, मगर इसकी गिरफ्त सख्त हो रही थी। वो तो मरने वाली हो गई थी। इसकी एक सांस आ रही थी, दूसरी जा रही थी। और ये देखते मसीम रोशनाल वक्त छोटी सी आवाज़ निकाल कर आगे हुआ और बाप के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथ मारे। रोशनाल ने इसे खुद में पीछा था। वो कुछ नहीं, डर के मारे इसके मुंह से आवाज़ भी ना निकल सकी थी। लेकिन फिर भी रोशनाल के नॉर्मल रिएक्शन देखकर लगा कि रोशनाल को पता नहीं चला कि वो लॉलीपॉप खा रही थी। इसने दिल में शुक्र अदा किया। इधर मुझे दो। इसकी कमर से हाथ गुजार कर बगैर किसी रायत के लहजे में कहा था। क्या? अशनाल बीबी ने तो ऐसे पूछा जैसे कुछ जानती ही नहीं। आखिर ये भी तो शो करवाना था कि इसे कुछ इल्म नहीं है। इसकी ज़बान घघिया कर रह गई थी। मैं खिलौना या छोटा बच्चा नहीं हूँ जिससे तुम बहलाओगी। इसकी आवाज़ इतनी काटदार थी कि अशनाल के हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। इसकी थोड़ी इसके कंधे पर सख्ती से टिकी हुई थी। वो ये कहते इसके हाथों से लॉलीपॉप ले चुका था, जो अशनाल को कांपते हुए महसूस हुए थे। ये सब मेरी दी गई नरमी और ढील का नतीजा है, जो तुम ऐसी फजूल हरकतें कर रही हो। मैंने मना किया था ऐसी हरकत दोबारा नहीं करनी। तुमने तो मेरी सुननी ही नहीं है। खुद भी दिन ब दिन ख़राब हो रही हो और मेरे बच्चों को भी कर रही हो। ये लाकर किसने दिए हैं? रोशनाल ने पिछले दिनों इसे मना भी किया था कि अब नहीं खाना। इसने तो बहुत एहतियात से छुपा कर रखे। वो जब काम पर चला जाता वो तब खाती थी, मगर इसकी चोरी फिर पकड़ी गई थी। और कहाँ है? इसने सख्ती और कड़े तेवर से इसे देखा। इसको देखकर प्यार भी बहुत है, जो माँ बनने के बाद और खूबसूरत होती जा रही थी। इसने तो अक्सर देखा था कि माएँ बहुत समझदार होती हैं, मगर बिल्कुल इसकी बीवी खुद ही बच्ची बनती जा रही थी। वह समझदार तो बहुत थी, इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। रात को एक की तबीयत ख़राब होती तो वो सारी रात कोई ना कोई टोटका करती रहती। और तो मेरे पास नहीं है, एक ही है। वो जितना लहजे पर काबू पाने की कोशिश करी थी, इतना ही लहजा लड़खड़ाता जा रहा था। मैं खुद देख लेता हूँ। इसके अलावा मुझे एक भी नज़र आ गया तो जोजम तुम्हारी खैर नहीं है। इसके साथ लगे झुकते इसने सख्ती से कहा। अशनाल डर गई थी, मगर बामुश्किल इस बात में सर हिलाकर इसे तसल्ली दी थी। वो अब कबर्ड अलमारी चेक कर रहा था। अशनाल की नज़र इसकी चौड़ी पुश्त पर थी, जो ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जैसे अशनाल कोई जासूस हो और CID का मखसूस शख्स। वो जांच पड़ताल करते वक्त एक नज़र घूर कर इस पर भी डालता। शक्ल बेशक मेरी जैसी मासूम है, लेकिन हरकतें तो बाप से डाउनलोड की हैं। इसकी की तरह खड़ूस हो। मैं भूल ही गई थी कि खून का भी असर होता है। दूसरी इनकी फ़ोटोकॉपी हो। मैंने तो 50% शेयर करना था, लेकिन मेरे बच्चे, इज्जत नहीं तुम्हें रास आती। अब से तुम भी मेरे क्राइम पार्टनर की लिस्ट में फारिग हो। तुम्हें तो हमदर्द समझा था। वो बिल्कुल हल्की आवाज़ से इसके कान में भी सरगोशियाँ कर रही थी। वो ये कहती, एक नज़र रोशनाल को देखती और एक नज़र अपने बेड साइड के तकिए के नीचे देखती। खुद को दाद दे रही थी जैसे वो कभी इसके राज तक नहीं पहुंच पाएगा। रोशनाल जो इसके मासूम और शिकवे भरी बातें सुन जो बेटे से राजो न्याज कर रही थी, चेहरे के तने हुए तासरात एकदम से ढीले पड़े। और अब बिल्कुल ही रोशनाल का कसूर भी नहीं था। वो इसे तंग ही बहुत करती थी। रोशनाल ने पीछे मुड़कर देखा तो इसने रोशनाल की नज़र के ताक़ुब में देखा, जिसकी नज़र दूसरी साइड पर पड़े तकिए पर थी। वो फिर से मसरूफ़ हो गया था। अशनाल बचाकर निगाह इस पर डाल रही थी। वो देखता रहा, मगर कुछ ना मिला था। वो मजबूत कदम उठाता दोबारा बेड पर आ बैठा और इसका हाथ पकड़ लिया। अब बहुत सख्त सज़ा मिलेगी मेरी जान। इसकी आवाज़ में सर्दपन था। वो इसके पास बैठता हनूस संजीदगी से बोला, मगर अब मैंने कुछ नहीं किया। इसके अल्फाज टूट फूट का शिकार हुए थे। सच में कुछ नहीं किया? इसने तस्दीक चाही थी। जी, इसने गड़बड़ा कर कहा। ये क्या है? एकदम इसने बेड का फोम ऊपर किया। नीचे ढेर से लॉलीपॉप पड़े हुए थे। आई थिंक ढेर से, वो कोई एक दो नहीं, ढेर सारे पड़े हुए थे।
ये क्या है फिर? अब की बार इसके सवाल में और ज़्यादा सख्ती थी। यशनाल बोल भी न सकी थी। क्या है यशनाल? मना किया था ना ये गंदबला नहीं खाना, इसमें केमिकल ही पाया जाता है। यार तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था, वो खा लेती। तुम खुद में तो बुरी आदतें हैं ही सही, मगर मेरे बच्चों को भी डाल रही हो। एक तुम मेरे मना करने के बावजूद लाई भी, दूसरा तुम छुप छुप कर खा भी रही हो, और तीसरा तुम मेरे पूछने के बावजूद भी नहीं बता रही हो, और चोरी पकड़ने पर भी झूठ भी बोल रही हो। बताओ क्या सजा दूँ? इसके बाजों को पकड़ के वो सख्ती से इस्तफसार करने लगा। सुपरमैन वो ये कांपते और धड़कते दिल से इसकी सर्द निगाहों को हनूस खुद पर जमे देकर शिद्दत से इसके सीने से आ लगी। इसके गिर्द अपने हाथ बांधे और वो रचनाल वक्त के दिल में हमेशा हलचल मचा देती थी। इसके मजबूत इरादों को डोल नवा कर देती थी। इसकी गुस्से भरी आंखों से सारी सर्द महरी ख़त्म कर देती थी। अभी भी इसने इससे संगी मुजस्मे के अंदर फिट पत्थर दिल में हलचल मचा दी थी। सॉरी ना, वो इसके साथ लगकर रोने लग पड़ी थी। वसीम बाप की तरफ आया और इसके हाथों पर गुस्से से हाथ मारने लगा। रोशनाल ने शनाल के आंसू देखे और अपने हाथों से इसके आंसू साफ करके इसकी आंखों पर लब रखे। ये लाया कौन था? अब की बात नरमी से पूछा और फिर वसीम को साथ लगाया, जो अब इसकी घड़ी के साथ खेलने लगा। वो हसनाल भाई लाए थे, अशनाल ने लाड से कहा और इसकी बेड पर हाथ फेरने लगी, जो इसका पसंदीदा मशगला था। इसकी तो इससे ये बात सुनकर रोशनाल के मुँह से अचानक से अल्फाज फिसले। आप गाली भी देते हैं सुपरमैन? अशनाल ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा था। मेरा मतलब इसकी तो मैं सेटिंग करता हूँ। रोशनाल ने बात को संभाला था, लेकिन गालियाँ क्या, हसनाल तो इससे ज़्यादा का मुस्तहिक था। आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगे वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। इसके बालों पर हाथ फेर कर रोशनाल ने चतलाया। मैं इसे कुछ नहीं, बहुत कुछ कहूँगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तुम हमेशा मुझे बेबस कर देती हो। ये कहकर इसके माथे पर लब रख कर वो हटा और सारे लॉलीपॉप हाथ में लिए और निकल गया, जबकि अशनाल बेबसी से हसनाल की खैरियत की दुआ मांगने लगी, जो आज दूसरी बार बुरी तरह फंसने वाला था। हसनाल जो काम पर था, इसके फ़ोन पर बहुत ज़्यादा कॉल लगी थी। इसने देखा तो मिनाल की मिस्ड कॉल थी। वो हर चीज़ क्लोज करता जल्दी से निकला था। इसे फिक्र ने आन घेरा क्योंकि आज इसे वो थी, वहाँ कोई दूसरा तीसरा नहीं था। वो जल्दी से घर पहुंचा। इसने तेज़ी से सीढ़ियों पर कदम रखे और भागा, जब घबराया हुआ वजूद इसके साथ आ टकराया। इससे पहले वो टकरा कर गिरती हसनाल ने इसे अपने हसार में लिया था। क्या हुआ है आपको? बिखरे बाल, रोती आंखें, फूली सांसें, डूब दुपट्टे से बेपरवाह वो इसकी जान से प्यारी थी, जिसकी ज़िंदगी के लिए इसने मन्नतें मांगी थी। क्या हुआ आपको? वो इसको परेशान देखकर घबरा ही तो गया था। वो हसनाल, फातिमा पता नहीं कहाँ गई है। वो मुझसे ज़िद कर रही थी, मैंने इसे थप्पड़ मारा, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं फीडर में दूध डाल रही थी, वो इसके साथ लगी बिलक बिलक कर रो रही थी। आपको मुझ पर रहम नहीं आता? क्यों मुझे इतना तंग करती हो? क्यों सितम करती हो मुझ पर? हसनाल ने इसकी बात सुनकर गहरा सांस लिया और फिर से खुद से लगाए ऊपर आया था। पता है, मुझे लगा है पता नहीं क्या हो गया। आपकी ये हालत मुझे बेबस कर देती है। आप जब भी इस उजड़े हुलिये में मेरे सामने आती हैं तो मुझे लगता है मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है। वही कहते इसे कमरे में ले आया था हसनाल। वो फातिमा छोड़कर चली गई मुझे। वो तड़प कर उठी। टेक इट इजी यार, वो आगे जान के पास खेल रही है। इसने हौसला दिया और इसे गोद में बिठा लिया। मिनाल होश में तो आ चुकी थी। इसे नहीं पता था 9 महीने कोमा में रही थी, लेकिन वो बेहोशी की कैफियत में भी इसे महसूस करती। हसनाल को पता था कि इतने अरसे बीमार रहने के बाद वो खाली दिमाग हो जाया करती थी। इसके दिमाग में गहरी चोटें आई थी। हसनाल ने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। वो अब पहले जैसी हो रही थी। इसने अपने भूरे बालों वाली बिल्ली के बालों के लिए कोई भी हेम्योपैथिक वाली दवाई नहीं छोड़ी जो इसके बालों पे ना आजमाई हो। इसकी मेहनत रंग लाई। इसके बाल पहले से लंबे बल्कि खूबसूरत हो गए थे। 2 साल से वो इसको काम करने नहीं देता। ये बात अलग थी कि इसके जाने के बाद वो कर देती थी। हसनाल, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बीमार रहती हूँ, कोई काम नहीं करती। इसने अपनी तरफ से सलाह दी थी, जबकि हसनाल जो इसके कंधे पर लब रख कर इसे बाजू के हिसार में लिए पुरसुकून सा लेटा, वो झटके से आंखें खोल गया था। लास्ट एपिसोड का पार्ट 1 और आई थिंक पार्ट 2 बस। हसनाल, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बीमार रहती हूँ, कोई काम नहीं करती। इसने अपनी तरफ से सलाह दी थी। हसनाल जिसके कंधे पर लब रख कर इसे बाजू के हिसार में लिए पुरसुकून सा लेटा ही था, वो झटके से आंखें खोल गया था। वो इसके बाजू के हिसार में लेटे इसकी गर्दन पर थोड़ी रखे इसके सर पर उंगलियां चलाती धीमे धीमे लहजे में कहने लगी, शुक्र आपने होश में आने के बाद मुझे नहीं भूली। मैं तो डर ही गया था। इसने इसकी बात बदलते शरारती से लहजे में कहा। वो नहीं चाहता था कि अभी इसके अलावा कोई और बात हो, और ना ही वो दिमाग पर जोर डाले, इसलिए बेढंगी सी बात की थी। मैं जो कह रही हूँ मुझे इसका जवाब चाहिए, बात को मत बदलो। इसने आंखें निकालते सख्ती से कहा। अच्छा बताएं, फिर कोई लड़की वड़की ढूंढ रखी है मेरे लिए? हसनाल भी इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और मज़े लेकर कहा, मैं ढूंढ लूँगी ना, तुम बस शादी कर लो। मिनाल ने दिल पर पत्थर रखते कहा था। नहीं, वो खुद ढूंढ लूँगा। हसनाल ने डिम्पल की नुमाइश करते जानबूझकर कहा, तुम सच में शादी कर लोगे? वो तकरीबन 5 मिनट बाद बोली, क्या तुम सच में मुझसे उकता गए हो? हसनाल को अपनी शर्ट गीली महसूस हुई तो वो हैरान ही तो रह गया था। इसकी आंखें आंसू से तरबतर थीं। हाय अल्लाह, बस यहाँ तक आपका सबक था। वो इसकी हालत अफसोस कर
हालत पर अफसोस करता नफ़ी में सर हिला गया। अभी तो मैंने 2 और शादियाँ करनी थी। इसने जानबूझ के चिढ़ाया तो हसनाल ने इसके सीने पर आई थिंक मिनाल है इसके सीने पर मुक्कों से वार करने लगी। एक बात याद रखना मेरी भूरी बिल्ली, मर्द को मजाक में भी दूसरी शादी के बारे में मत कहना। मर्द इतने सुनहरी मौके को छोड़ता नहीं है। वो इसे समझा रहा था जबकि मिनाल खामोशी से इसको सुनती बड़े मान से इसके साथ लगी इसकी धड़कनों को सुन रही थी जो इसे समझा रहा था। अच्छा ना मुझे सोने देंगी? कल का सारा दिन भी मसरूफ़ रहेगा फंक्शन में, तो मुझे सोने दें ताकि मैं फ्रेश हो सकूं। वो इसको खुद से लगाता सो गया। कल के चढ़ने वाले आई थिंक सूरज में खुशियां मुंतजिर थी इनके लिए। बख्त वाला में जश्न का समात था। सारे बख्त वालों को ऐसे सजाया गया जैसे किसी की शादी हो रही है। लेकिन आज तीनों बच्चों का अकीका था। आगा जान का सख्ती से हुक्म था कि सालगिरह के बजाय अकीका हो, इसलिए उन्होंने कुरान ख्वानी के लिए महफिल का अख्ताम किया हुआ था जिसमें कारी और मौलाना आए थे। इसके बाद बेशक ईशल और मसीम, पता नहीं ये बाद में दिए हैं कि पहले दिए हैं, दरमियान में लग रहे हैं। आई थिंक मसीम ही है। मसीम की बर्थडे की इजाज़त दी गई थी। आज कई सालों बाद बख्त वाला का बाग जागा। आज बख्त वाला में खुशियों के डेरा था। हर चीज़ ने सिरों से सेट करवाई गई थी। आगा जान आज मुतमईन थे। बेटे के वफात के बाद वो जैसे जीना ही भूल गए थे। इनको अना ने अंदर ही अंदर खा लिया था। इनकी खुशियों की बर्बादी का आगाज़ इस वक्त हुआ जब उन्होंने भतीजी की मोहब्बत में अपने लाडले बेटे का अख्ताम किया। जब इसको घर से निकाला वो बाद में पछताए। वो बेटे को लाना चाहते थे मगर इनको इनकी अना ने तबाह किया था। आज सालों बाद इन्हें लगा इनकी उजाड़ ज़िंदगी में जीने की उमंग पैदा हुई है। आज वो बहुत खुश थे। यार कितनी देर लगाओगी? एक तो तुमसे मेकअप ही नहीं हो रहा। रोशनाल में मसीम को तैयार कर रही थी। इसे गुस्सा आ रहा था जो पिछले 10 मिनट से ड्रेसिंग रूम में घुसी हुई थी। अब अगर तुम बाहर ना आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा जोजम। रोशनाल को गुस्सा आया था। इसकी ये कहने की देर थी। वो जल्दी से बाहर निकल आई। ग्रीन और बॉटल कलर के मैक्सी पहने वो मैक्सी को दोनों हाथों से पीछे किए सैर करते दिलकुश नकूश, लंबी पलकें, सिल्की बाल, नाजुक सरापे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, यही कहना चाह रही है राइटर। इसकी छोटी सी नाक पे बहुत गुस्सा छाया देखकर रुशनाल के लब मुस्कुराहट में डले। ये आप इसलिए मैक्सी लाते हैं ना ताकि मुझे आपसे हेल्प लेनी पड़े। इसने गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासरात से कहा तो रुशनाल मसीम को बेड पर लेटाया इसके करीब आया था और इसे मोड़कर इसकी बैग अपनी तरफ की और जिप बंद की थी। तो ये ना पहनती? रुशनाल ने अपनी टीम मशवरा दिया। क्यों ना पहनूं? जब आप और हसनाल भाई की ड्रेसिंग सेम है तो मैं और आप भी क्यों ना सेम ड्रेसिंग में हो। वो मुंह सोड़ती इसकी बात से नहराफ कर चुकी थी। अच्छा जोजिम, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे मंजूर। तुम तो हर रूप में ही प्यारी लगती हो, इसमें तुम सितम ही ढाती हो। वो इसे ड्रेसिंग टेबल पर बिठाते बोला और कुछ देर बाद इसे बच्चों की तरह तैयार करते नीचे की जानिब लेकर आया था। हसनाल मैं अच्छी लग रही हूँ ना? ग्रीन मैक्सी और एक तरफ साइड पर सेट किए दुपट्टा ब्राउन बालों को कल किए एक जानिब फेंके बहुत प्यारी लग रही थी। इसकी आंखों की रौनक वक्त के साथ बढ़ रही थी। हसनाल जो फातिमा को आगाजान को लेकर आया इसकी आवाज़ सुनकर पलट कर इसे देखा। हसनाल को तो आम दिनों में वो बिखरे हुए में भी अपने हवासों पर छाई मालूम होती और आज तो इसको देखा तो ऐसे लगा कि अपने हसाबों में बिजलियाँ छाई हुई महसूस हुई थी। बताओ ना, मैं अच्छी लग रही हूँ? वो इसको ख्यालों में खोए देखकर फिर से बोली। झूठ मैं बोल नहीं सकता और सच बोलने की मेरी ताकत नहीं है। हसनाल जिसको देखकर इसमें खोया जानबूझकर इसे चिढ़ाने की खातर बोला था। क्या मतलब? मिनाल ने नासमझी से कहा। मतलब ये सच बोलूं तो रहूं कहाँ? इसके मन मोहने चेहरे को अखियों के जरिए दिल में उतारते हुए बोला। तुम बहुत बुरे हो। मुझे पता था कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, इसलिए पूछा। वो इसकी बातों को समझती आंखों में नमी लाते बच्चों की तरह बोली और गुस्से से लाल पीले चेहरे को लाती पाँव पटकती जाने लगी। जब हसनाल ने आगे होकर इसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मिनाल आन के आन इसके सीने से अलग ही उसको खुद में समोए हुए था। इसने इसे खुद में इतने जोर से पीछा कि मिनाल को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। छोड़ो मुझे, मैंने सिर्फ पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम इसकी सजा में मेरी सांसें बंद कर रहे हो। वो बिल्की पागल है आप? वही तो बता रहा हूँ कि कैसी लग रही हैं आप। अच्छी नहीं बल्कि बहुत प्यारी लग रही हैं, प्यारी लड़की। इसके सर पर लब रखते सदके के नोट वार कर अपनी जेब में रखे थे। चलो देर हो रही है। वो अपने सर पर दुपट्टा फैलाती जल्दी से बोली। वेट। हसनाल ने फ्रंट पॉकेट से लॉकेट निकाला और इसका दुपट्टा पीछे करके इसकी गर्दन में पहनाया और इसे शीशे के सामने खड़ा किया तो मस्मराइज होकर अपनी गर्दन में अल्लाह का नाम देखा। मुझे तो लगा कि तुम्हारा नाम होगा। वह हैरान होकर प्यार से लॉकेट पर हाथ फेरती बोली। है तो सही मेरा नाम। आपकी नज़र इस पाक नाम पर पड़ेगी तो मेरी याद खुद ब खुद आएगी। और मेरा नाम आखिर में है। जो एम और एच पर लफ्ज़ लिखता धीरे से बोला।
इसकी गर्दन से थोड़ा नीचे अल्लाह के पाक नाम पर लब रख कर मिनाल की रूह को पुरसुकून कर गया था। हसनाल चले, देर हो रही है ना, वो इसे कहने लगी तो हसनाल ने इसके सर पर सलीके से दुपट्टा किया जो वन साइड से पिन अप हुआ था और इसे बाजू के घेरे में लिए नीचे की जानिब चल पड़ा। अकीके की रस्म होगी, अब केक काटना रह गया था। मानो कहाँ है हसनाल? केक काटने में कुछ वक्त बाकी था। जब मिनाल ने मानो का पूछा तो उसने हाथ से इशारा किया था जो आगाजान की ग्लासेस के साथ खेलती। इनकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाती तो थोड़ी थोड़ी बाद इनका कहका निकल जाता। कुछ ही पल में मजीद बाबा और बख्ती अम्मा महफिल में खुशियां बखेरने आए। सब बहुत ही गर्मजोशी से इन्हें मिले थे और इनका शुक्रिया अदा किया और फिर फ़ोटो सेशन हुआ। फैमिली फ़ोटो बनवाया गया। सबने तोहफे तोहफ़ दिए के सबके चेहरों की तमानियत मुस्कुराहट थी। फिर इसी मुस्कुराहट का इख्तिताम मगर खुशियों का आगाज़ हुआ था। वक्त वाला का वक्त जाग उठा था। रोशनाल भाई वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब इसने अपने पीछे आवाज़ सुनी। इसने पलट कर देखा तो मिनाल कन्फ्यूज सी खड़ी हुई थी। जब हसनाल भाई कहती तो इसने सोचा इसके कहने में क्या हर्ज है। वो चलता हुआ इसकी तरफ आया और कुछ फासले पर हैरान सा रुका। वो जो 3 सालों के बाद इतनी परेशानियां और तकलीफें सहकर भी इसे नजर ना मिला पाती आज वो भी इसका गिलट खत्म करने का सोच रहा था। वो अब इसके भाई की बीवी थी, इसकी भाभी थी और इसे 3-4 साल छोटी भी थी और इसने गलती की थी और वो अब अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। और रुशनाल को वो इस तरह शर्मिंदा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसने कई दफ़ा नोट किया कि वो जब भी इसके पास से गुजरती या तो निगाहें चुरा लेती या बगैर देखे जल्दी से गुजर जाती। बोलो। रुशनाल ने इसको उंगलियां फंसाए देखा तो पूछा, आप मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, हर गलती जो मैंने आप और रुशनाल के साथ किया। प्लीज़ भाई, मुझे मेरा गिल्ट जीने नहीं देता है। कहते हैं एतबार एक दफ़ा टूट जाए तो वापस नहीं आता। आप सबका एतबार टूट गया है मुझ पर से। मुझे इल्म है आप एतबार नहीं करेंगे, लेकिन माफ़ करके सुकून तो दे सकते हैं ना। देखो मिनाल, मैं नहीं हूँ नाराज़। मैंने तुम्हें इसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन अपनी ज़िंदगी में इशनाल की अहमियत पता चली और तुम्हारी इस गलती से तुम्हारी और हम तीनों की ज़िंदगी में बदलाव तो बहुत आया, लेकिन वो पहले से खूबसूरत हो गई हैं। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे एक शक ने मेरी ज़िंदगी से मुझे मिला दिया। और प्लीज़ आइंदा जब भी मेरे सामने से गुजरो या मेरी तरफ देखो तो तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी की बजाय मेरे लिए इज्जत हो। तुम मेरे चाचू की बेटी हो, मेरे भाई की बीवी हो, मेरी खाला की बेटी हो, इसलिए तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। हर चीज़ को भूल जाओ सिस्टर। हम सब तुम्हारी बीमारी की वजह से परेशान रहे और सबसे बढ़कर हसनाल, इसकी इज्जत करो क्योंकि वो बहुत समझदार है। तुम खुश नसीब हो कि मेरे भाई के नसीब में लिखी गई हो। और आइंदा जहाँ से गुजरो तो बहनों की तरह गुजरो और मां से लड़कर चीज़ मांगना। ना ला के दूँ तो बाबा से कान खिंचवा लेना। वो इसे समझाते समझाते आखिर में शरारती हुआ ताकि वो इस खौफनाक फेस से निकल आए और थोड़ी देर बाकी इसके लब मुस्कुराहट में ढले थे। रुशनाल इसके सर पर हाथ रखता अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, लेकिन मेरी हेल्प नहीं करवा सकती। कम से कम मुझे ये चीज़ें पकड़ा दो। मैं तुम्हारी उम्र की थी तो सारा काम करना आता था मुझे। ज़रा अक्ल नहीं है तुम में। वो टेबल पर चढ़ी फ़ोटो लगा रही थी जो आगाजान ने दोनों पोतों को तोहफे के तौर पर पेश किए, जिसमें दोनों ईशल और मसीम को उठाया हुआ था। रुशनाल कमरे में आया तो उसको ईशल के साथ खींचते देखा जो अपनी समझदारी के किस्से हाथों के इशारों से इसे सुनाती और फिर काम में मसरूफ़ हो जाती। इस मासूम को सुना रही थी जिसे भी चलना भी सही तरह नहीं आता था। दुपट्टा टेबल पर पड़ा हुआ था। इसकी गुलाबी घेरेदार मैक्सी आगे पीछे फैली हुई थी। वो जब टेबल से चीज़ उठाने की खातिर झुकती, इसकी स्याह सिल्की बाल आगे पीछे होते एक खूबसूरत मंजर पेश करते। रुशनाल अपनी कांच की गुड़िया की बड़ी बड़ी बातें सुनकर मुस्कुराया। कुछ वर्ड तो हम खुद से ही पढ़ देते, इतने एक्सपर्ट हो गए नावल पढ़ते पढ़ते। अच्छा, 1.5 साल की उम्र में कबीर चाचू की ज़मीनों पर कौन सी हलें चलाई थी? मुझे बताना ज़रा। मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से पाला। अभी तक तो शूज़ लेसिस तुम्हारे मैं बांधता हूँ, पोनी तुम्हारी मैं करता हूँ। 2 बच्चों की माँ होकर भी अभी तक अकल नहीं आई और इस छोटी बच्ची को अकल पर दरस दे रही हो। वाह, क्या कहने हैं आपके जोजम। रुशनाल आहिस्तगी से चलता हुआ टेबल के पास आया और हाथ बांध महज तंग करने की खातिर बोला, आप चुप करें। इसे मैं अकल नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा? माँ हूँ, बुरा थोड़ी चाहूँगी। वो एक बार तीखी नज़रों से देखती है वसीम, इशल और फातिमा की तस्वीर लगाने लगी। पहले खुद तो सीख लो जोजम, फिर इसे अकल पे लेक्चर दे देना। अब की बार रुशनाल ने एक भरपूर नज़र इस पर डाली और फिर से पंगा लिया। इसके साथ पंगों में भी इसे बहुत मज़ा आता। वो तीखी और तंजिया बातें इसलिए करता कि वो इसके चेहरे के क्यूट क्यूट तासरात देख सके। मुझ में बेशक अक्ल हो या ना हो, पर मैं इसे ज़रूर सिखाऊंगी। वो फिर इसे आंखें दिखाती ज़िद्दी लहजे में बोली तो रुशनाल ने टेबल को हिलाया। क्या कर रहे हैं आप? इसलिए मुझे घिराना चाह रहे हैं कि मुझे मार कर दूसरी शादी कर सकें? वो टेबल के हिलने से डगमगाई और थोड़ा सा ऊंचा बोली, नहीं इसलिए, बल्कि इसलिए कि अपनी पहली शादी को निभा सकूं। वो ये कहते हुए इसके मैक्सी को कोने से पकड़कर अपनी तरफ खींचता अपने बाजू में उठा गया। छोड़े मुझे, बच्चे देखेंगे तो इन पर बुरा असर पड़ेगा। वो इसके बालों को खींचकर बोली, ये तो है, लेकिन मेरा रोमांटिक होना तो बनता है। इसके गाल से गाल मिस किए
प्यार भरे लहजे में बोला और इसे बेड पे बिठाकर खुद इसके करीब बैठा। मुझे आपसे एक यकीन चाहिए सुपरमैन। वो इसके करीब हुई थी। क्या बोलो। वो मुतज्जब हुआ कि अब कौन सा यकीन चाहिए था इसे, कि कभी आप मसीम या ईशल के सामने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। आप जितना भी गुस्सा हो, इनके सामने कभी मुझसे लड़ाई नहीं करेंगे, मुझे तू तू करके नहीं मुखातिब नहीं करेंगे। फिर जिस तरह आपको देखें इसी टोन में मुझसे बात करेंगे। अगर आप मुझे इज्जत नहीं देंगे तो ये भी इज्जत नहीं देंगे। आप इनके सामने मेरी ज़ात हल्की करेंगे तो मुझे मां नहीं समझेंगे। बेशक अभी ये मासूम है, लेकिन बड़े होकर वे जब बदतमीज़ हो जाएंगे। ये अभी सबसे आपकी हर बात को पिक करते हैं। बस मुझे ये यकीन चाहिए। वो अपना आप मनवाना चाहती थी। वो इसकी बात सुनकर साकित हुआ था। वो तो इसे लाभली सा समझता था, मगर अपनी इस 12 साल छोटी बीवी की बात सुनकर इसे झटका ही तो लगा कि वो कैसे छोटी छोटी बातों को मिनटों में जज कर लेती थी। अब तो वो माँ थी, अक्लमंद कैसे ना होती, हर पहलू से सोच रही थी। रोशनाल को अपनी किस्मत पर इश्क हुआ था। इसे पता था कि वह लड़की अना नहीं करती, बल्कि हर मामले में साफ बात करती थी। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो जोजम। मैं रोशनाल वक्त आपको यकीन बख्शता हूँ कि कभी अपने बच्चों के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगा। वो इसे खुद से लगाते प्यार भरे लहजे में कहता है, इसे शको शबाहत से दूर कर गया। अशनाल ने इसके सीने से सर टिकाए आंखें मूंद ली। अल्लाह का शुक्र अदा किया था। मिनाल आज बहुत खुश थी। आज इसने शुक्र किया कि रुशनाल ने इसे माफ़ कर दिया। आज इसे बहुत कुछ मिला। इसने एक नज़र हसनाल को देखा जो मसरूफ सा बैठा काम कर रहा था। इसने एक प्यार भरी नज़र इस पर डाली और फातिमा को कपड़े चेंज कराने लगी। वो इसे कपड़े चेंज करवा कर फारिग हुई और इसे फीडर पकड़ाया और फीडर पीने लगी। इसे लगा तो इसने इसे झुककर हसनाल के पास लटाया कि वो उछल कूद करते कहीं गिर ही ना जाए। वो 3 साल की थी, इस तरह कोई खतरा नहीं था। शरारतें करते वक्त कोई ना कोई चोट लगवा बैठती। वो फातिमा को लुटाकर पीछे होने ही लगी जब हसनाल के लब अपने कंधे पर महसूस हुए थे। इसके लिमस पर इसने सांस रोक ली थी। थक गई होगी, आराम कर लें। हसनाल की नर्म और मीठी सी आवाज़ सुनाई दी थी। नहीं, मैंने मानो का यूनिफॉर्म प्रेस करना है, तुम्हारी चाय बनानी है और फातिमा के लिए दूध बॉयल करना है। आज भी मानो ने छुट्टी की है। इसके हाथ कंधों से हटाकर इन पर लब रखे और इसको बहुत प्यार से देखा, जो व्हाइट कलर के कुर्ते में बहुत प्यारा लग रहा था। वो इसे देखती पीछे हटी थी और मैक्सी का दुपट्टा उतार के ड्रेसिंग टेबल पर रखा। इसने दरवाज़ा खुला देखा तो बंद किया। वैसे एक बात है, हीरो के जो ड्रेसिंग का कलर है ना, वो बहुत कम बताया जाता है। आई थिंक शायद पता ही नहीं होता लड़कों के लिए कलर का। वो बहुत ऐसे पिंक कलर, ऐसे फिरोजी कलर, वो कौन सा पहन सकते हैं ना, अजीब सा लगता है। आज आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। वो लैपटॉप से निगाहें उठाता इसे देखकर शरारती हुआ। शर्म करो। मिनाल हाथों से कंगन उतारती साइड टेबल पर रख कर बोली। वो मैक्सी को हाथों से उठाया ड्रेसिंग रूम में चली गई, जबकि हसनाल भी इसे काम करने लगा कि इसे अहमद की कॉल आई। वो इसे बात करने लगा जिसको इरफान तुरानी की वीडियो सेंड की, लेकिन इसने इरफान तुरानी की बेटी को बीच में इन्वॉल्व करने से मना कर दिया। वो एक बेटी पे इसके बाप की बुरी खसलत जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब वो खुद एक बेटी का बाप था। इसकी बेशक बहन नहीं थी, लेकिन वो अपनी फातिमा का सरपरस्त था। वो अहमद से बात करने लगा और उठकर सोफे पर लैपटॉप बैग से केस के कागजात निकाल कर तस्वीर बनाई, व्हाट्सएप पर अहमद को सेंड की। मिनाल फ्रेश होकर सादा सा सूट पहनकर बाहर निकली तो हसनाल को फ़ोन पे पीसी देकर इससे शरारत सूझी। वो जो हाथ के इशारा से पूरा प्रोसेस समझा रहा था, मिनाल को अपना ये सादा सा बंदा बहुत प्यारा लगा, जो अंदर से बिल्कुल बाहर की तरह प्यारा था। वो चेहरे पे बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से जाती आई और लैपटॉप इसकी गोद से हटाती सीधी हुई और इसकी गोद में सर रख कर लेट गई। फ़ोन करता हसनाल साकित हुआ। इसने कब सोचा था कि वो खुद चलकर इसके पास आएगी, लेकिन फ़िलहाल वो मसरूफ़ था, इसलिए कोई रद्द-ए-अमल ना ज़ाहिर कर सका। वो कभी इसकी गर्दन पर, कभी इसके सीने पर गुदगुदी करके तंग कर रही थी। वो तंग करती और साथ मुस्कुराती, इसकी बेबसी को एंजॉय करती कि वो दूसरों को तंग करने वाला अब इसके घेरे में ऐसे फंसा कि बेचारा बोल भी नहीं पा रहा था। अब इसने इसकी तरफ देखा जो इसे घूरता, फिर से मसरूफ़ हुआ। मिनाल ने जब देखा कि वो इसे इग्नोर कर रहा है, वो इसे मज़ीद तंग करने लगी। इसकी गोद से सर उठाती, इसके गाल पर लब रख के इसके बेबस चेहरे पर प्यार भी टूट कर आ रहा था। मिनाल से वो 4 साल छोटा था, मगर अपने डेल डोल और ग्रेसफुल शख्सियत से वो इसे काफ़ी बड़ा लगता। हाय मिनाल का सुपरमैन तो आई थिंक अशनाल का सुपरमैन तो अच्छा है, मगर मेरा ये सिंपल मैन भी कम नहीं है। इसके कान में सरगोशी करके उठने लगी जब हसनाल ने इसे पकड़ लिया था। हसनाल फ़ोन तो इसके लिमिट्स पर भी बंद कर चुका था। अब बताएं क्या मैं कितना अच्छा हूँ और मुझ में क्या अच्छा है। वो उसको खींचकर अपनी गोद में बिठाते मायनी खेजे से बोला, रिश्तों में सबसे बेहतर रिश्ता मुखलिसी का रिश्ता है, यानी ज़ाती मफाद से हट के सिर्फ़ और सिर्फ अपनाहियत का एहसास होना। ज़िंदगी आपको बहुत कम ऐसे लोगों से मिलवाती है कि जो आपके साथ बगैर किसी मफाद और लालच के होते हैं, और अब ने मुझे तुमसे मिलवाया है हसनाल वक्त, जो तुम्हें मुझे आप कहते हो, मुझे इज्जत देते हो। रब के बाद इस वक्त तुम्हारे आगे सजदा करने का दिल करता है मेरा। मैं किसी
किसी के आगे ज़िंदगी बन नहीं चुकी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के आगे झुकी। जब तुम मुझे इज़्ज़त देते हो, मेरी बेतुकी बातें सुनते हो, मुझे अपनी रूह के हकदार लगते हो। मुझे अगर अगले जहाँ में किसी चीज़ को दोबारा मिलने का मौका मिले, मुझे इस काबिल जाना गया, तो मैं तुम्हें दोबारा अपने अल्लाह से दरख्वास्त करके मांगूंगी। वो इसके सीने से लगे बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों का चुनाव करती है। थिंक इसके 3 साल सब्र का सिला देगी। हसनाल इसे उठाता बेड पर लाया और लौटाया था। कहाँ जा रहे हो? वो इसे लौटाकर उठने लगा। जब वो अपने हाथ गिरबान पर रखती, इसको दीवानों की तरह देखने लगी, जो अल्लाह का शुक्र अदा करने जा रहा था। वापसी पे बताऊंगा, आ रहा हूँ। हसनाल इसके गिरबान से नरमी से हाथ उठाए और झुककर इसकी आंखों पर बोसा देखकर बोलता उठ खड़ा हुआ था। मिनाल ने इसको जाता देखा तो जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली ताकि 2-3 काम कर सके। वो इसके कपड़े प्रेस करके आई और मानो को देखा, जो कापियाँ खोले ही इन्हीं कपड़ों में सो गई थी जो इसने आज पहने हुए थे। इसने इसे हल्के से उठाया और इसे दूध पिलाया था, जो इसने सोती जागती कैफियत में पिया। मानो उठो शाबाश, कपड़े चेंज कर लो, फिर सो जाना। वो इसको हिला कर नहाई थी, प्यार से बोली तो वो इसे सूट लेती बाथरूम में चली गई थी। जब तक वो चेंज करके वापस आई, तब तक मिनाल ने इसके कपड़े हैंग कर दिए थे। वो इसे सुलाकर इसकी कॉपियों को संभाल कर बाहर निकली और फिर हसनाल की चाय और फातिमा का दूध बॉयल करने की घर से किचन में आई और साथ में सीम और ईशल का भी करके रख देती ताकि हसनाल को परेशानी ना हो। वो सोच ही रही थी जब फातिमा की रोने की आवाज़ आई थी। वो जल्दी जल्दी से हाथ हिलाती हसनाल के लिए बादाम का दूध लेकर आई थी। अंदर दाखिल हुई तो वो हसनाल के पास जाए नमाज पर बैठी थी। वो नमाज पढ़ते हसनाल के कभी इसके चेहरे को, कभी इसके पीछे होकर बाजू बांध लेती तो कभी इसके सर से सर छोड़ देती, लेकिन वो फिर भी सुकून से नमाज पढ़ा था। वो इसे देखती रही। सर पर माल बांधे वो इस दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स लगा, और ऊपर ये अनोखा मंजर इसलिए क्योंकि इस वक्त इन दोनों बाप बेटी का मुकम्मल रिश्ता लगा था। वो नमाज पढ़कर अब दुआ मांगने लगा जब फातिमा ने इसकी गर्दन में सर रखकर इसके सीने पर हाथ फेरने लगी। अभी नाल को अपनी कमी लगी तो वो इसके साथ नीचे बैठती, फातिमा को फीडर पिलाती, इसके साथ बैठी और इसके कंधे पर सर रखा। वो शख्स अपनी दिल की खूबसूरती के सबब इसे बहुत पसंद था। वो शख्स इसके दिल का बादशाह था। वो किसी सल्तनत का बादशाह नहीं था। वो मिनाल के दिल की सख्ती पर बड़ी सख्ती विराजमान हो गया था। बादशाह वो नहीं होता जिसके सर पर ताज होता है, बादशाह वो होता है जो दिलों पर राज करता है, और इसने मिनाल हाकम वक्त के दिल पर राज किया था। बस आपकी कमी महसूस हुई थी। इसने मिनाल के गालों पर हाथ रखकर अकीदत से कहा, फिर सूरतों का विट करके इसके सर पर फूंक मारी ताकि जो कभी खाली उल जहन हो जाती वो ना हो। मैं इसके बाद फातिमा पर नज़र दम करके इस पर फूंक मारी थी। बाबा आपकी बूढ़ी बिल्ली मारती है। वो फीडर वहीं रखती तोतली आवाज़ में बोली तो हसनाल इसकी आवाज़ सुनता मुस्कुराया था। मेरे बुरे बालों वाली बिल्ली फिर ओके, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हमें बच्चों की ज़ुबान पढ़नी नहीं आती है, लेकिन पता नहीं क्या अजीब है। आई थिंक मेरे बच्चे को हैप्पी भी तो करती है, अब इतने भी नहीं हम। हसनाल ने मिनाल की साइड ली। बाबा मम्मा डांटती हैं। वो इसकी गोद पर चढ़ती इसके बालों से खेलती शिकवा करते बोली, और हाँ बुरी बिल्ली, मेरी लाडो को क्यों डांटती हैं आप? वह मिनाल को खुद में पींचते लाड से बोला था, और मम्मा की शिकायतें लगाती हो। वो इसके गाल पर प्यार करते बोली। थोड़ी देर बाद फातिमा सो गई थी। ये मुझे दो और तुम उठकर दूध पी लो, दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हो, हर वक्त हमारी फिक्र में घुलते, ज़रा परवाह नहीं है तुम्हें अपनी। वो इसे जितना चाहे, मगर वो इसके लिए दूध बॉयल करके बादाम डालती। आप हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए, फिर मैं क्यों अपना ख्याल रखूं? और वैसे भी अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरों के लिए असल ज़िंदगी है। और ये बात करके इसे लाजवाब कर चुका था, इसलिए वो इसे अच्छा लगता था। फिर इन छोटी छोटी नोक झोंक रही और इन दोनों की ज़िंदगी खूबसूरत थी। एक बात के जहाँ पे फ़ोटो शूट हुआ था ना, उससे पहले थोड़ा सा सीन आ सकता था। मिनाल को रुशनाल माफ़ कर देता और वहीं पे भी नाव लैंड हो सकता था। अब ये पता नहीं क्यों लिखा है एंड पे, ऐसा क्या है? अभी एक और पार्ट पड़ा है आई थिंक। कहाँ जा रही हो? वो जो एहतियात से दबे पाँव उठाती बाहर जाने लगी जब वो एकदम से अंदर वो इसे टकरा कर गिरती ही जब इसने अपने बाजू के सहारे में लिया। इसकी भारी आवाज़ सुनकर डर गई और इसे छुपकर वही काम कर रही थी जिस काम से इसने मना किया था। वो इसके आने से पहले कमरे से निकलना चाहती, मगर इसकी किस्मत बुरी थी आई थिंक। जो इसका टकराव ही रुशनाल से हुआ था, वो सांस रोक के खड़ी हो गई थी। मैं जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो जोजम, कहाँ जा रही हो? वो आपके लिए पानी लेने जा रही थी ना। वो जल्दी जल्दी इसके पासों से निकलना चाहती थी ताकि हसनाल भूल से अंदर ना आ जाए। पर मुझे पानी नहीं पीना, इसलिए खामोशी से मुझे खुद को महसूस करने नहीं, पर मुझे प्यास लगी है। वो इसका एहसास तोड़कर घबराती नीचे भागी। रुशनाल इसको घबराता देखकर कुछ सोचने पर मजबूर हुआ था, मगर गहरा सांस लेता सोए हुए मसीम की तरफ आया था।
ईशल से वो लाड कर आया, मगर अब बारी इसके लाडले बेटे की थी। वो इसके पास आ बैठा और पॉकेट से पेंसिल निकाल कर इसके कान पर हल्की सी फेरी, जिससे वो हिला। और फिर रुशनाल ने इसे बाजू में लेकर प्यार नछावर करने लगा। और कुछ देर बाद जसूस के हाथों मजबूर होकर नीचे आया तो शनाल और शनाल को देखकर इसको शनाल के घबराने की वजह समझ आई थी। वो जल्दी से नीचे उतरने लगी और जिस बात का इसे डर था वही स्नाल इसकी मखसूस चीज़ लेकर ऊपर आया, जिसका राजदान सिर्फ वही था। ये लो, ये आखिरी बार था और प्लीज़ आइंदा मुझ पर रहम करना। इस बार मैं तुम्हारे इस जल्लाद के हत्थे चढ़ गया तो इसने मार मार कर मेरा, ये पता नहीं क्यों लिखा, आई थिंक भरता बना देना। वो लॉलीपॉप का पैकेट इसके आगे करता है, ऐसे बेबस सा बोला जैसे दुनिया का बेचारा तरीन इंसान वही हो। शुक्रिया असनाल भाई, वो इसके हाथों से डिब्बा लेती मशकूर सी बोली। मैं तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर रहम खा जाता हूँ, लेकिन हर बार नहीं अशनाल, अब नहीं। अब मैंने रहम खाया तो तुम्हारा जल्लाद छोड़ कच्चा खा जाएगा मुझे। इसने दोनों हाथ इसके सामने बांध कर दरख्वास्त की। नहीं असनाल भाई, नहीं कहूँगी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह आपको खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे। वो इसे दवा देने लगी। इशनाल भागो, आ गया इज़राइल। फ़िलहाल तो मेरी ज़िंदगी की दुआ करो, अगर बच गई तो खुशियाँ वो रब खुद दे देगा। हसनाल फटी निगाहों से कहता भागा था। वो जो समझ नहीं पा रही थी हसनाल को एकदम क्या हुआ। वो तो जब छोटा था तो उल्टा कोई काम कर लेता तब रुशनाल को कहता, मगर इसके इज़राइल लफ्ज़ की तशरीह तब समझ आई जब अपने कंधे पर इसका हाथ देखा था। तुम्हारी मल्टीनेस तो मैं फ़ारिग वक्त में निकालता हूँ, फिलहाल इससे तो निपटूं। वो इसको नज़रों से ओझल होने से पहले देखता बोला था। इसकी बात सुनकर रुशनाल की गले में सांसें अटक गई थी। इसके रिएक्शन से खौफ आने लगा, इसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। इससे पहले वो भागती मगर फिर से इसकी जालिम गिरफ्त में फंसी थी। रुशनाल ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, जिसकी रंगत खौफनाक से खतरनाक हद तक पीली पड़ चुकी थी। बताओ अब क्या सजा दूं? वो इसके गाल से गाल रब करता सख्ती से बोला तो इसकी दाढ़ी की चुभन इसे अपने गाल पर चुभन महसूस हुई तो सांस खींच ली थी। वो जब ग्रे कलर के सूट में लिखा ही नहीं, मर्दाना वजाहत से भरपूर तीखी नाक पर गुस्सा जमाए बेबाक से गुस्ताखी किए इसको मजीद मारने पर तुला। और तीसरा, इसके पास से आती परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू अशनाल की सांसों में घुली तो वह कुछ सेकंड के लिए सांसें रोक के खड़ी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी शुगर या ब्लड प्रेशर लो हो जाए जब भी ये खाना। इसने खुद को बचाने के लिए झूठ करा। अच्छा, इस डॉक्टर से ज़रा मेरी बात करवाना डियर, मुझे भी तो पता चले वो और कितने लोगों को डिस्क्रिप्शन में लॉलीपॉप का कह चुकी है, फिर मुझसे ले लेना। इसने इसके हाथ से लॉलीपॉप ले लिया। इसे लगा कि वो अब इसने ले लिए, अब इसे नहीं मिलेंगे, तो ये आंखों में आंसू आ गए। और यही वो आखिरी हथियार था जहां रुशनाल पिघल जाता था। अब क्या हुआ है? रुशनाल ने नरमी से पूछा था। इसके पूछने की देर थी कि इसके आंसू गालों से फैलते गर्दन की तरफ सफ़र करने लगे। मैं इतनी जलील भी होती हूँ इसके पीछे और आप मुझसे छीन भी लेते हैं। आपके इतने ज़्यादा पैसे हैं फिर भी आप कंजूसी करते हैं। बच्चों की तरह सूसू करके कहा गया था। 2 मिनट में नीचे तैयार होकर आओ और मसीम को भी लेकर आओ। आज तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी होगी। मेरा बच्चा आज का दिन जो चाहे ले लेना, बस इन हसीन आंखों पर जुल्म मत करो, वरना मेरी पिटाई होगी बाबा और आगा जान कि मैंने इनकी लाडली को रुलाया है और कबीर चाचू मेरे ख्वाब में आ जाएंगे। मैं तुम्हें मना थोड़ी करता हूँ, बस इसलिए कहता हूँ कि ये तुम्हारा मैदा ख़राब कर देगा। प्लीज़ इनको छोड़कर जो चीज़ लेनी है मुझे खुशी होगी और यकीनन तुम ऐसा काम करोगी जिसमें मेरी खुशी हो। ये लो। मैं इसकी इतनी नशीली आंखों के आंसू में खो गया और थोड़ी देर बाद इसे पैकेट पकड़ाया। नहीं, ये आप किसी और को दे दें, मैं नहीं लूँगी। और आप बहुत अच्छे हैं। वो अपने सितमगर सुपरमैन की कोई बात रद्द करती है, ऐसा भी भला हो सकता था। और ऊपर से इस लंबे चौड़े इंसान को बहुत मोहब्बत से देखा जो इसके दिल में रहता था, इसकी रूह का मकीन था। ओके, मैं तैयार होकर आती हूँ। वो इसकी हल्की बड़ी दाढ़ी पर लब रखती खिलखिलाती चली गई, जबकि रुशनाल इसके नन्हे से लिमस पर मुस्कुराया था। एक तो वो इसकी छोटी सी जान थी, ऊपर जब इसकी रजामंदी में राजी होती तो इसे इश्क होने लग पड़ता। कुछ देर बाद वो इसे एक मार्ट पर लेकर आया था और सारी छोटी मोटी चीज़ें जो वो खाती थी इसे लेकर थी, और फिर शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट में लेकर आया। रात देर वो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजे देखता रहा। जिंदगी इन चारों की एक दूसरे की संगत में बहुत खूबसूरत थी। हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी को कुछ सिखा रहा होता है, इसलिए कोशिश करें कि लोग आपसे बेहतरीन अमल ही सीखें, बदतरीन ना सीखें। खैर सीखें, शर ना सीखें, भलाई सीखें, बुराई ना सीखें। ममा मानो आप भी गंदी हैं। फातिमा पेंसिल से हाथ को हटाती मिनाल का दुपट्टा खींच कर बोली थी। ना मेरा बच्चा, ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है और वो बिल्कुल अपने बाबा से बढ़कर प्यार करते हैं। अगर आप दूसरों को बोलोगी तो फिर अल्लाह कभी बात नहीं करेगा और फिर बाबा आपको प्यार नहीं करेंगे। वो इसे समझा रही थी। चलो मानो आप इसे सॉरी करो। इसने फातिमा से सॉरी करवा कर सुकून लिया था। सगीर साहब खामोशी से सुन रहे थे। वो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो सोचने पर मजबूर हुए कि अगर वो इस रात मिनाल को चाय में फसूफ
डालते ना देखते तो वो रुशनाल का ज़िंदगी का फ़ैसला ना कर पाते। उन्होंने दिल पे पत्थर रख कर ये फ़ैसला लिया और कई जगह रिस्क लेना पड़ता है और उन्होंने बगैर अंजाम की परवाह के रिस्क लिया था। अगर वो इस रात मिनाल की हसद को देखकर हंगामा करते, इसकी ज़ात पर कीचड़ उछालते तो वो बागी हो जाती। इसके दिल में से हरगिज़ मिनाल के लिए बगावत ख़त्म ना होती, बल्कि नफ़रत का ये छोटा सा पौधा एक तनावर दरख्त की सूरत अख्तियार कर जाता। वो मुसीबतों में घिरे ज़रूर थे, मगर रब ने सबके दिल की मैल धो डाली थी। बेशक इनके राज ने सबकी ज़िंदगियों को खूबसूरत बना डाला था, बेशक अल्लाह ने इस राज के बदले बदले थे। राज रखना मुश्किल काम है, मगर नामुमकिन नहीं। मिनाल फातिमा को पेंसिल से पकड़कर लिखना सिखा रही थी, इसकी दूसरी तरफ मानो बैठकर लिख रही थी। आगा जान और सगीर साहब बाहर दूसरी जानिब बैठे चाय पी रहे थे। रुशनाल घर पर नहीं थे। रुशनाल और तहमीना बेगम जो वसीम और ईशल को वैक्सीनेशन के लिए लेकर गई थी। थोड़ी देर में रुशनाल, तहमीना बेगम और रुशनाल अंदर आए थे। हसनाल ने आते ही फातिमा को मिनाल से लिया और इसे प्यार किया। दिल तो कर रहा था यही हाल आपका करूं, मगर ये जालिम समाज है हमारे बीच, इसने इसके कान में कहा था। इसकी बात सुनकर मिनाल लाल पड़ती फौरन उठी और चाय बनाने के लिए किचन की तरफ भागी और 15 मिनट के अंदर चाय और बिस्किट लेकर आई थी। एक राज सगीर साहब ने रखा और दूसरा राज मिनाल ने माँ का रखा। किसी को भी माँ की हैसियत का ना बताया कि इसकी माँ इसके सगे बाप और अपनी सोकन को मार चुकी है। इसने वो राज इसी दिन दफन कर दिया जिस दिन इसकी माँ दफन हुई थी। इसे अपनी माँ का बहुत अफसोस था, मगर बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। और तीसरा राज हसनाल बख्श ने रखा। इसने अनाया अरफान दुरानी को इसके बाप का जुर्म नहीं खुलेआम बताया और आज खुश था कि वो वकार को भी कफीर करतार तक पहुंचाया था। और दूसरा वो नहीं चाहता था अनाया दुरानी की सारी जिंदगी इस दुख में गुजरे और कभी सर उठाकर जी ना पाए, इसलिए वो ये राज रख गया था। इन सबकी ज़िंदगी राज पर घूम रही थी। राज रखना सीखें, ये बहुत मुश्किल काम है, मगर यकीन माने आप किसी के राज रखेंगे तो ऊपर वाला आपके गुनाहों की तशहीर नहीं करेगा। अगर आप किसी के राज महफिल में खोलेंगे या किसी को बताएं तो रब आपको घर के अंदर ही आपके राजों से पर्देफाश करेगा। ये तो मकफ़त अमल है। अना को छोड़े रिश्तों से मोहब्बत करें, खलूस की फ़िज़ा को कायम रखें। रिश्ते ना सख्ती से चलते हैं ना आकड़ से चलते हैं, ये सिर्फ प्यार मोहब्बत से चलते हैं। आप बेशक अपनी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर दें, मगर किसी की ज़ात से खामियां मत निकालें, ये बहुत बड़ा फेल है। बुरा इस दिन दुनिया की सबसे बड़ी महंगी बावकार और कीमती चीज़ राह हिदायत का तालिब होना है, और तालिब भी वो जिसका अंदर और बाहर पाक और साफ़ हो। और हिदायत बिन मांगे कभी भी नहीं मिला करती, इसके लिए कोशिश करनी होती है और फिर खुद को कबूल करके इसकी रज़ा में राज़ी होना होता है। और सब अल्लाह की रज़ा में खुश थे और सबकी हल्की हल्की हंसी से शाम का सूरज बख्त वाला में सुकून की फ़ज़ा को देखकर अलविदा हो गया था। शतरंज की इस बाजी में मात अना, गुरूर और हसद को हुई थी। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, क्योंकि आप कांटे बोकर फूल की उम्मीद रखें तो सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन आप गलती करके इस पर डट जाने की बजाय इसे मान ले तो यकीन माने ज़िंदगी आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं। इन पे आजमाइश भी आई, मगर वो पूरे उतरे। अल्लाह वाले अल्लाह की मसलियत को समझ नहीं सकते, वो सब्र करते हैं, और बेशक उन्होंने सब्र किया था। बख्तवाला में बदगुमानी के बादल छट गए, अबर आलूद के बाद आसमान साफ था। ख़त्म शुद। फाइनली हमने इसको ख़त्म कर दिया। अल्लाह हाफिज़। राइटर ने भी लिख दिया अल्लाह हाफिज़। ओके, सबसे जो मेन सबक था वो यही था राज रखने का। वाकई राज रखने चाहिए। और ये बात जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब हमें बहुत महसूस हुई थी, और हमने ऐसे कई राज रखे। हमने एक आयत सुनी थी, फिर उसके बाद पहले भी हमने मतलब ऐसे शेयर नहीं करते किसी की बात, और इसके बाद भी हमने बहुत सख्ती खुद पे की। इसके बाद भी अगर छोटी सी भी कोई गलती हो जाए तो उसको कम करें। हर इंसान में बुराइयां होती हैं, हम में हैं, आप में भी हैं। एक्सेप्ट कबूल करें उन्हें, माफ़ी मांगे और ये वादा करें कि दोबारा नहीं करेंगे। अगर हो भी जाती हैं, आप बेबस नहीं हैं, ऐसा कुछ भी आपको गलती का एहसास है तो प्लीज़ माफ़ी मांग लें। हर इंसान में बुराइयां होती हैं, वाकई होती हैं, हम में भी हैं, आप में भी होंगी। नावल से आपने क्या सीखा लास्ट में बताइएगा। और हमने फाइनली इसको एंड कर दिया। और सेकंड नावल कौन सा स्टार्ट करें हमें वो भी बताइएगा। वैसे सफ़रे कून करें या फिर वो वाला करें, क्या नाम है उसका, मैं तेरा सरमाया हूँ या तू मेरा सरमाया है। आई थिंक मैं तेरा सरमाया हूँ। और ये वाला नावल करें। आप लास्ट में बताइएगा, ठीक है, कौन सा नावल पढ़ना चाहते हैं। लास्ट में कमेंट में बताइएगा, जिस पे ज़्यादा कमेंट होंगे वही करेंगे, ठीक। उसके साथ ही अगली वीडियो में मिलते हैं अगले न्यू नावल के साथ। उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा लास्ट पार्ट देने में हमने आपको ज़रा भी तंग ना किया हो, क्योंकि एक दिन ही ऊपर देख लें लिखा हुआ है, हम लास्ट पार्ट अपलोड कर देंगे। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कहने को तो बहुत कुछ है,
लेकिन चलें छोड़ें, बस दुआ कीजिएगा हमारे लिए और हमारी एक डियरेस्ट राइटर दिया ज़ारा के लिए भी कि वो जिस मुकाम तक जाना चाहती हैं वो पहुंच जाए। ओके, खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, खुश रखें। आमीन। खुदा हाफिज़।